अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, थोड़ी इमरजेंसी में ही क्लास ऑर्गेनाइज हुई है, लेकिन असल में कल मुश्किल था कल क्लास अरेंज करना, कुछ ट्रैवलिंग की वजह से, तो मैं चाह रहा था सेशन हमारा मिस ना हो जाए। सब लोगों को पता है ना फ्राज, सब लोग आ जाएंगे क्लास में? जी सर, ग्रुप में तो मैंने अपने पर्सनल वाले क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दिया हुआ था और जो ऑफिशियल हाँ ग्रुप में जी, उसमें भी कर दिया हुआ। दोनों ग्रुप्स में शेयर हो गया था, ठीक है। और अभी क्लास का लिंक भी आपने शेयर कर दिया ना दोनों क्लासेस में? जी सर, मैंने उस दोनों ग्रुप्स में कर दिया। अच्छा अच्छा, सही, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है, लास्ट जो मैंने असाइनमेंट 3 आपको दिया था, तो वो जो स्टेटमेंट थी उसकी वो मैंने मॉलम पे ऐड करनी थी, लेकिन वो मैंने अभी तक ऐड नहीं की। तो मुझे ज़रा वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर मुझे बताएं, रिकॉल कर दें, तो मैं उसको, मैं एक्टिविटी बना रहा हूँ अभी मॉलम पे, तो मैं वहाँ पे ऐड कर दूँ उसको। तो मुझे बताइए असाइनमेंट, मैं आपको पेज शेयर कर दूँ, ज़रा पहले आप देख लें। स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ये, हाँ जी सर, ये बुक शो हो गई है। असल में मेरा थोड़ा सा पीसी आज हैंग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों, कोई अपडेट बार बार कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए, तो शायद थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो। अच्छा, मेरे पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये जो मैंने पेज शेयर किया हुआ है पीडीएफ का, उसमें असाइनमेंट नंबर 3 का वो लास्ट लेक्चर का ना हमारा टैग अभी नज़र आ रहा है, वो लिखा हुआ मेरा। तो उसमें मैंने आपसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, सर क्योंकि 0 से 1 के इंटरवल के अंदर ये करना था, एग्जैक्ट पूरी स्टेटमेंट माइंड में आ रही। 0 से 1 के इंटरवल में इसी रिलेशन को चेक करना है। अच्छा रैशनल इक्विवेलेंस। सही हो गया। 0 से 1 के इंटरवल में आपने रैशनली इक्विवेलेंस जो है वो क्लासेस बना के दिखानी थी, जी सर, राइट? जी सर, ये सही हो गया। मैं ये एक्टिविटी मैंने बना दी है मॉलम पे, आप लोगों ने जिन्होंने कर लिया वो इसको अपडेट कर दें वहाँ पे। बाकी चलो मैं अभी भी 3-4 दिन रख देता हूँ मज़ीद भी, ताकि जो करें। और ये कौन सी असाइनमेंट है? 3? असाइनमेंट चाहिए सर। पहले वो सर इसमें फिर एक ही क्वेश्चन रहेगा, फिर पहले तुम्हारे 6 स्टेटमेंट ये लिखी है कि फाइंड डिफरेंट रैशनली इक्विवेलेंस क्लासेस इन द इंटरवल 0-1। ऑब्वियसली ये इंटरवल जो है ये आर का सबसेट है। फर्दर ये कि फॉर्म चॉइस सेट CE फॉर दीज क्लासेस एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज।
तो ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपने यही काम करना है यहाँ पे कि आपने 0-1 इंटरवल में से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के तौर पे ऐसी क्लासेस फॉर्म करनी है, इक्विवेलेंस क्लासेस, कि उसमें हर एक क्लास के अंदर जो रियल नंबर्स आ रहे होंगे उनका आपस में डिफरेंस रैशनल नंबर होगा, और जो दो अलग अलग क्लासेस में आ रहे होंगे नंबर्स, रियल नंबर्स, उनका आपस में जो डिफरेंस होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और फिर ये आपके पास अलग अलग क्लासेस आ जाएंगी, 2-3 क्लासेस इस तरह की बनाएं, 3-4 क्लासेस इस तरह की बनाएं, और फिर आप हर क्लास में से एक एक एलिमेंट चूज़ करें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और वो हम कोशिश करते होते हैं कि उस क्लास का जो सबसे सिंपल एलिमेंट होता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन सबसे शॉर्ट और सिंपल हो, उसको रिप्रेजेंटेटिव लेके हम फिर एक चॉइस सेट बना लेते हैं। उस चॉइस सेट में हर क्लास में से एक एलिमेंट आ रहा होता है, और ऑब्वियसली उस चॉइस सेट की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई थी, दो जो पेज आपको प्रेजेंट भी यहाँ पे किया हुआ है, तो उस चॉइस सेट के दोनों एग्जांपल्स आपने यहाँ से ऑब्जर्व करने हैं कि उस चॉइस सेट के दो पॉइंट्स पिक करने पे उनका डिफरेंस हमेशा इरेशनल होगा, क्योंकि वो दो पॉइंट अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस से आ रहे हैं। तो इस तरह आपने ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेंगे। एक्टिविटी मैंने सेव कर दी है असाइनमेंट 3 के नाम से। अभी मैंने एक ग्रुप में किया है, बस मुझे याद रहेगा मैं ये दूसरे ग्रुप में इसी तरह की दोबारा बना दूँगा, क्योंकि अभी वो आप क्योंकि 2 ग्रुप्स में है ना, तो आप मुझे दोनों ग्रुप्स में सेम एक्टिविटी बनानी होती है। अच्छा चलें ठीक है, आज हम फर्दर थोड़ा सा मूव करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ रिकॉल करनी है तो कोई क्वेश्चन पूछ लें, अगर आपको रैशनली इक्विवेलेंस रिलेशन की समझ नहीं आई है, या आपने जो है वो चॉइस सेट को समझा नहीं है अभी तक, तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए। ओके चलें ठीक है, ओके शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 17 विटाली थ्योरम है। ठीक है, any set of real numbers with positive outer measure contain the subset that fails to be measurable। ये मेन थ्योरम है जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जो नॉन मेजरेबल सेट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ये चॉइस सेट जो आपने बनाया इस पर डिपेंड करेगी। और असल में हमारे जो मैयर फाइंड करने के जो मेथड्स हैं, जो हमारा मैयर फंक्शन है, वो जिस तरीके से मैयर कैलकुलेट करता है सेट्स का, वो एक्चुअली फेल हो जाएगा। यहाँ पे जो सेट फॉर्म करना है हमने चॉइस सेट के ज़रिए, उस सेट का मैयर फॉर्म करने पे वो फेल हो जाएगा, और हम उस सेट को कहेंगे कि ये मैयरेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। ठीक, तो और ये एक्चुअली किसी भी रियल नंबर्स के सबसेट के ऊपर आप फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपने रैशनली इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म किए हैं ना, ये तो आप रियल नंबर्स का कोई भी सब इंटरवल ले लोगे आप, तो आप उस सब इंटरवल के अंदर जो है वो अनकाउंटेबल मैनी रैशनल नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी क्लासेस बन जाएंगी, उनकी क्लासेस पे बेस करते हुए चॉइस सेट्स आ जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ से अगर नॉन मेजरेबल सेट बन सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि रियल नंबर्स के हर सबसेट में से जिसका आउटर मेजर पॉजिटिव हो। आउटर मेजर पॉजिटिव होने की शर्त इसलिए है कि आउटर मेजर पॉजिटिव उन्हीं सेट्स का होता है जो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपसे मिड में भी क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने मिड के अपने रिजल्ट देख लिए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर देख लेंगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं इसका मतलब है कि वो आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। तो क्वेश्चन वाइज रिजल्ट देने का मकसद ये है कि क्योंकि अब आपको वो क्वेश्चन इस तरह से शीट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे पहले सोल्यूशन दिखाते हैं ताकि बच्चे अपनी गलतियाँ देख लें। तो अब ये है कि क्वेश्चन वाइज आपको पता चल गया है कि किसकी क्या डेफिशिएंसी है, तो आप जो है ये इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक दिया था, नॉन डीजेनरेट इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो वहाँ पे आपने सेम लॉजिक इस्तेमाल किया, सभी ने वो क्वेश्चन ठीक किया कि क्योंकि वो पॉजिटिव लेंथ के जो इंटरवल होते हैं ना, पॉजिटिव लेंथ के जिनके दोनों एंड्स में जो है वो जिनके दोनों एंड्स अनइक्वल होते हैं, ऐसे इंटरवल्स उनको हम कहते हैं नॉन डिजेनरेट। और वो जो होते हैं क्योंकि उनके a लेस देन b होता है ए बी इंटरवल में, तो इस वजह से b माइनस से पॉजिटिव नंबर आता है, तो वो जो पॉजिटिव नंबर होता है वही उस इंटरवल की लेंथ बन जाता है पॉजिटिव। तो इस वजह से वो जो उसी वजह से उसका मैयर भी, आउटर मैयर भी पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आउटर मैयर के वो सारे जो इंटरवल्स होते हैं वो फिर हम कहते हैं कि वो अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि काउंटेबल सेट्स जो होते हैं उनका तो मैयर हम ज़ीरो ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मकसद है, जो नॉन मैयरेबल सेट आपको मिलेंगे वो असल में पॉजिटिव आउटर मैयर के सेट्स में मिलेंगे, यानी कि जो अनकाउंटेबल सेट्स आपके पास होंगे आर के अंदर, और वो जो हैं उनमें लाजमी इंटरवल्स होने चाहिए। वो सारे आइसोलेट पॉइंट्स लेके आप अनकाउंटेबल सेट्स जो हैं वो नहीं इस तरह से बनाते। तो जो इंटरवल्स उसमें जो शामिल होंगे पॉजिटिव लेंथ के, तो उनमें से आप उन पे आप इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करेंगे और वहाँ से आप नॉन मैयरेबल सेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर यहीं पे ये स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव आउटर मैयर निकाल दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आउटर मैयर ज़ीरो लिया जाए तो उसके जितने सबसेट, ये भी कुछ लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट लिखी है कि अगर आउटर मैयर ज़ीरो लिया जाए तो फिर उस आउटर मैयर ज़ीरो के सेट्स के सारे सबसेट्स जो होंगे वो भी ज़ीरो आउटर मैयर के होंगे, क्योंकि काउंटेबल सेट का सबसेट भी काउंटेबल ही होगा, लाजमी बात है। तो इसलिए वो तो सारे मैयरेबल हो जाएंगे, तो नॉन मैयरेबल सेट तो नहीं बना सकते ऐसी सिचुएशन में। तो इसलिए पॉजिटिव आउटर मैयर के सेट्स में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मेरे ख्याल है फराज ने। गुड, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से पॉजिटिव आउटर मैयर के सेट्स में से ही आप नॉन मैयरेबल सेट्स आप फॉर्म कर सकते हैं इस तरह के। तो जो उसने लॉजिक इस्तेमाल किया वो इस तरह का है कि काउंटेबल बाय द काउंटेबल सब एडिटिविटी ऑफ आउटर मैयर लेट अस अज्यूम दैट ई इज़ बाउंडेड। ठीक है, आपको सपोज कर लें कि पॉजिटिव आउटर मैयर का कोई बाउंडेड जो है वो सेट आपने लिया हुआ है। लेट सी ई बी द चॉइस सेट, आपने उस इंटरवल पे रैशनली इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, रैशनल इक्विवेलेंस का रिलेशन, उससे आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस आई, उन क्लासेस से आपके पास चॉइस सेट आया। लेट सी ई बी द चॉइस सेट फॉर दीज क्लासेस ऑन ई। ठीक, नाउ वी क्लेम दैट सी इज़ नॉट मैयरेबल। अब यही क्लेम है हमारा कि सी ई जो है वो इटसेल्फ जो है दैट इज़ नॉट मैयरेबल। टू वेरीफाई दिस क्लेम वी एज्यूम इट मैयरेबल एंड डिराइव अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप पहले एज्यूम कर लें कि वो मैयरेबल है, फिर देखते हैं क्या होता है। Let A not be any bounded countably infinite set of rational numbers। ये आपने वही काम किया जो इससे पहले भी एक थ्योरम आ चुका है इस तरह का, जिसमें आपने उसकी ट्रांसलेशंस की थी इंटरवल की मुख्तलिफ पॉइंट्स की बेस पे, और वहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्टरी तरीके से उसको प्रूव किया था, और यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी यही बात की है कि लेट ए नॉट बी एनी बाउंडेड काउंटेबली इन्फिनिट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये ए नॉट जो है ये इंडेक्स्ड फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। इस ए नॉट में से असल में आपने जो नंबर्स लेने हैं वो इंडिसेस के तौर पे इस्तेमाल होंगे, और ये काउंटेबली इन्फिनिट है, यानी कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने हो सकते हैं सपोज करना। चलिए आपने रैशनल ले लिया, रैशनल भी तो असल में उतना ही है जितने नेचुरल नंबर्स हैं, सो सेम बात है। सिंस सी ई इज़ मायरेबल आपने ज्यूम किया हुआ है, तो इस वजह से बाई 16, अब आपने 16 में क्या कहा था, आपने 16 में ये कहा था कि द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सी ई जो कि थी कि डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन सी ई इज़ नॉट रैशनल। तो उस प्रॉपर्टी को आपने ये राइट किया था कि अगर आप रैशनल नंबर्स का एक इंडेक्स सबसेट ले लें, रैशनल नंबर्स में से कुछ नंबर्स ले लें जस्ट इंडेक्सिंग के लिए, और उन नंबर्स की बेस पे आप सी ई को ट्रांसलेट करें, तो वो सारी क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट आती हैं आपके पास। ठीक है, वो सारी क्लासेस जो सी ई को ट्रांसलेट करके, तो यहाँ से वो कह रहा है कि बाय, क्योंकि सी ई जो है आपने मैयरेबल सपोज कर लिया है, और 16 को यूज़ करें द कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेट्स ऑफ ई जिसमें दिए हुए हैं बाय मेंबर्स ऑफ ए नॉट, और वो सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। तो इन दोनों बातों को यूज़ करें तो इट फॉलोज फ्रॉम लेमा 16, और ये वही लेमा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये चीज़ इस्तेमाल की गई थी, और बताया था कि अगर ऐसा हो तो फिर उस सेट का मैयर लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। अगर उसकी सारी ट्रांसलेशन के बाद अगर सारी जो क्लासेस आ रही हैं अगर वो डिसजॉइंट आ रही हैं
तो उस सेट का इटसेल्फ मैयर जो है वो 0 होना चाहिए। अदरवाइज़ एक पॉजिटिव मैयर के सेट की जब इन्फिनिट डिवीजन क्लासेस अगर हैं तो उन सारी क्लासेस को ऐड करेंगे तो उसका मैयर जो है वो तो इन्फिनिट हो जाएगा फिर। तो अगर वो स्टिल अगर वो काउंटेबल है तो फिर वो उसका मैयर 0 ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो लेमा 16 भी यूज़ करेंगे तो यही फॉलो होता है कि मैयर ऑफ सी जो है वो 0 है। तो हेंस again using the translation invariance and the countable additivity of Meyer over the uncountable disjoint union over the countable disjoint union of Meyerable sets। तो आपने ये किया कि आपने उस CE की उस A नोट के अंदर जितने इंडिसेस थे उन सब की बेस पे आपने जो है वो CE को ट्रांसलेट किया, ठीक है। उसके बाद उन सारी क्लासेस का यूनियन लिया, तो उन क्लासेस का जो यूनियन है उसका जो मैयर है वो आपके पास आ गया। अब आपने ये कहा है कि वो सारी क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब है कि उनके सारे मैयर्स जो होंगे उनको ऐड करना होगा। तो उन सारे मैयर को जब ऐड करेंगे तो फॉर एवरी लैम्डा वो मैयर ऐड हो जाएगा उस ट्रांसलेशन का। और फिर फर्दर ये कि CE का मैयर 0 है तो उसकी ट्रांसलेशन का मैयर भी 0 होगा फिर। तो ये सारे मैयर्स भी 0 हैं, तो यहाँ से उस सारे सम का मैयर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, अब कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगी? ऑब्टेन अ कॉन्ट्राडिक्शन वी मेक अ स्पेशल चॉइस ऑफ A नॉट। अब हम ऐसा करते हैं कि A नॉट को ना अपनी मर्ज़ी का एक सेट बनाते हैं कोई, और वो कैसे बनाने? बिकॉज E इज़ बाउंडेड, आपने कहा है कि जो सेट E है आपका जिस पर आपने क्लासेस बनाई थी और चॉइस सेट E बनाया है, वो E क्योंकि एक बाउंडेड सेट है तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी इंटरवल में कंटेन तो करेगा ना इस तरह के। ये आपने सिमेट्रिक टाइप का इंटरवल लिया है। आप कोई भी बाउंडेड सेट ले लें, उस बाउंडेड सेट का जो भी अपर बाउंड है उसका उस बाउंडेड सेट का कोई भी बी अपर बाउंड फाइंड कर लें, उस अपर बाउंड बी के अगेंस्ट माइनस बी भी बना लें, तो वो लाजमी वो पूरा का पूरा सेट इस माइनस बी के दरमियान में ही होगा। ज़ाहिर बात है क्योंकि आपने बी जो है उस सारे सेट से सबसे बड़ा नंबर है उस सेट का या उससे भी बड़ा, तो अब उस माइनस बी के अंदर ही वो सेट लाजमी लाया करेगा। तो आपने अगर बाउंड सेट लिया तो आप इस तरह का एक सिमेट्रिक इंटरवल फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर वो कंटेन करें। इस इंटरवल की रिस्पेक्ट से आप चूज़ कर सकते हैं एक ऐसा सेट A नॉट सच दैट कि वो -2b से 2b तक के इंटरवल, अब आपने उस इंटरवल को पहले तो डबल किया और उस इंटरवल को डबल करने के बाद आपने -2b से 2b के दरमियान एक क्लोज इंटरवल बनाया और उसमें सारे रैशनल नंबर्स पिक कर लिए। तो अगेन स्टिल वो एक बाउंडेड सेट ही है और उस बाउंडेड सेट में आने वाले सारे रैशनल नंबर्स ही हैं और ये स्टिल एक काउंटेबली इन्फिनिट सेट ही फॉर्म करेगा। तो A नोट की चॉइस चेंज हुई है कि A नोट आपने कि जो नंबर्स कौन से चूज़ करने हैं वो आपने चेंज कर लिया, लेकिन स्टिल A नोट की प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि A नोट इज स्टिल अ बाउंडेड काउंटेबली इन्फिनिट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो A नोट की चॉइस आपने अपनी मर्ज़ी की रख ली है पहले तो। A नोट स्टिल A नोट इज़ बाउंडेड, A नोट इज़ काउंटेबली इन्फिनिट रैशनल नंबर्स, तो ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। और डेंस भी है फर्दर। ये डेंस किस में है? डेंस ये 2b से 2b -2b से 2b तक के सेट के अंदर ये रैशनल नंबर्स डेंस ही होंगे ना। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं क्योंकि ओवरऑल पूरे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो पूरे R में डेंस है, तो अगर आप -2b से 2b तक का इंटरवल ले रहे हैं जिसमें से रैशनल पिक कर रहे हैं तो वो इस इंटरवल के अंदर डेंस होंगे। नाउ वी क्लेम दैट E द सेट E जिसकी बात हो रही है जो कि बाउंडेड था, E इज़ कंटेन्ड इन दीज क्लासेस, ठीक है। अगर मैं अब जो मैंने ये क्लास ली है A नोट, मैंने A नोट को अपडेट कर लिया ना, तो उस नए A नोट को यहाँ पे रख दिया है। उस नए A नोट की रिस्पेक्ट से अगर मैं वहाँ से इंडेक्स पिक करता हूँ और CE की ट्रांसलेशन उस इंडेक्स से करता जाता हूँ, तो फिर अगर मैं इस ट्रांसलेशन को करता जाऊँ और उन सारी ट्रांसलेशंस के यूनियन लेता चला जाऊँ, तो अब जो मेरे पास सेट आएगा ये सेट जो है ये E के सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने सेट E को कंटेन करने वाला एक सुपर सेट कंसिडर किया था -b से b तक, और उस सुपर सेट और फर्दर ये कि उस सुपर सेट को डबल करके आपने फिर सारी की सारी ट्रांसलेशन सेट CE की हैं उस सुपर सेट के अंदर, और वो क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स हैं और वो डेंस हैं उस इंटरवल के अंदर -2b से 2b तक, तो जितनी ट्रांसलेशन आप ये करेंगे इन ट्रांसलेशन में E के सारे पॉइंट्स बारी बारी आते चले जाएंगे और वो सारे के सारे पॉइंट्स बारी बारी आते जाएंगे -2b से 2b तक। E के जो पॉइंट्स हैं वो भी इन ट्रांसलेशन में आ जाएंगे सारे, तो इस वजह से E जो है वो इनके यूनियन के अंदर कंटेन करेगा। इंडीड बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ CE, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी जो आपने ली है चॉइस सेट की, कि अगर आप कोई भी पॉइंट E में से लेते हैं तो उसके अगेंस्ट CE में से भी एक पॉइंट होगा सच दैट उन दोनों का डिफरेंस रैशनल होगा। उसकी वजह ये है कि जो E का एक पॉइंट है वो C की किसी ना किसी क्लास में है,
तो फिर उस क्लास में से कोई ना कोई एक सी स्मॉल सी आप ले सकते हैं कि उन दोनों का, क्योंकि वो दोनों एक क्लास में है तो इसलिए उनका डिफरेंस रैशनल है। ठीक हो गया ना, क्योंकि आपने सी ई जो है वो हर क्लास में से एक एक पॉइंट लिया है। तो जो ई का पॉइंट एक्स लिया है वो पार्टीशन हो रहे हैं सी ई के अंदर, क्लासेस के अंदर। तो इस तरह से कोई ना कोई सी ई का पॉइंट होगा जो एक्स की क्लास में होगा, तो उसका डिफरेंस जो है वो उससे रैशनल ही आएगा। तो यहाँ से जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी सी ई की, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ई, अब क्योंकि x जो है वो आपने सपोज किया है कि वो अगर e से बिलोंग करता है, तो देयर इज़ अ नंबर c, देयर इज़ अ नंबर स्मॉल c इन द चॉइस सेट फॉर विच the both numbers belong to the same class, that is why the difference of these x and c is rational q, but x and c belong to minus b to b close interval। पहली बात तो ये कि आपने क्योंकि x उस c में से ले लिए, वो उस c उस क्लास में से जिसमें से c लिया है, तो इसलिए x और c का डिफरेंस रैशनल होगा ही होगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि एक्स और सी क्योंकि फर्दर ये कि माइनस बी से बी इंटरवल से भी बिलोंग करते हैं, तो इसलिए जो क्यू है वो इस रीजन में से बिलोंग करेगा लाजमी। ठीक है ना, एक्स जो है क्योंकि एक्स और सी जो है वो क्योंकि दोनों माइनस बी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए अगर इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2b तक हो जाएगा। अगर एक्स भी बी हो जाए और सी भी बी हो जाए तो इन दोनों का जो एडिशन है वो जो है वो माइनस 2b तक चला जाएगा। और अगर एक्स बी हो जाए और सी माइनस बी हो जाए तो 0 आ जाएगा, या दोनों माइनस बी हो जाए तो माइनस 2b तक चला जाएगा। तो इस वजह से ये इनका बाउंड आ गया ना कि एक्स और सी का जो डिफरेंस और एडिशन है, इन दोनों की जो मैक्सिमम रेंज है वो माइनस 2b से 2b तक ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस बी से बी तक बिलोंग करते हैं, तो इनके ऑपरेशंस जो हैं वो माइनस 2b से 2b तक बिलोंग करेंगे। तो इस वजह से इंक्लूजन 17 जो है वो लाजमी होल्ड करेगी कि ई जो है वो इन सारे ट्रांसलेशंस का सबसेट बन जाएगा। दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? बिकॉज अ सेट ऑफ पॉजिटिव आउटर मेजर कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ आउटर मेजर 0, क्योंकि ई का आउटर मेजर तो आपने पॉजिटिव लिया हुआ है और आपने जो ट्रांसलेशंस ऑन द अदर हैंड लिए हैं राइट साइड पे, उन ट्रांसलेशंस को भी आपने ऊपर पहली इक्वेशन में कहा है कि ये ट्रांसलेशंस डिसजॉइंट हैं और सी का मेजर जो है उसकी वजह से काउंटेबल सपोज करने की वजह से 0 है, तो इन ट्रांसलेशंस का मेजर भी 0 है। तो इस वजह से ये जो है ये सारा 0 मेजर का सेट बन रहा है। तो अब ये यूनियन जो है ये 0 मेजर का सेट है और ई जो है वो पॉजिटिव मेजर का सेट है, और इट कैन नेवर हैपन कि पॉजिटिव मेजर का सेट जो है वो 0 मेजर के सेट का सबसेट बन जाए। इनफैक्ट कोई भी बड़े मेजर का सेट जो है वो छोटे मेजर के सेट के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। जाहिर बात है, उसमें पॉइंट ज़्यादा है बड़े मेजर के सेट में, छोटे मेजर के सेट में पॉइंट्स कम है, तो वो ज़्यादा पॉइंट का सेट छोटे कम पॉइंट का सेट का सबसेट तो नहीं बन सकता। तो इस वजह से ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, फिर ये ऐसे तो नहीं, ये इंक्लूजन तो नहीं होल्ड कर सकती। तो इस वजह से जो जम्पशन आपने ली थी सी ई के मेजरेबल होने पे वो गलत है असल में। तो इस वजह से आपने सपोज कर लिया, आपने ये डिराइव कर लिया कि जो जम्पशन थी वो गलत है और जो सी ई है वो असल में मेजरेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये असल में पहली एग्जांपल है आपके टॉपिक की कि आपको एक नॉन मेजरेबल सेट जो है वो देखने को मिला है। और अब ये सी ई के मेजरेबल ना होने की वजह क्या है? असल में तो आपने रियल्स और रियल सबसेट ही ले रहे हैं, आप रियल नंबर्स का सेट लिया हुआ है आपने, उसके सबसेट्स ले रहे हैं। तो पहले जो सबसेट्स लेते रहे हैं आप इंटरवल्स मुख्तलिफ तरह के, सेट्स मुख्तलिफ तरह के, या तो वो 0 मैयर के होते थे या 1 मैयर या 2 मैयर या हाफ मैयर, जो भी है एक पॉजिटिव मैयर के सेट्स आपने लेते रहे हैं बहुत सारे। रैशनल्स लेते थे तो 0 मैयर है, ए रैशनल लेते थे तो वो आर जितना मैयर है उसका। लेकिन अब आपने जो ऐसी एग्जांपल ली है सी ई की कि वो मैयरेबल है ही नहीं वो सेट, हालांकि वो रियल नंबर्स का सबसेट ही है, आपको उसकी कंस्ट्रक्शन भी समझ आ रही है कि उसमें आपने रैशनल नंबर्स पिक करने हैं, उसमें आपने अलग अलग रैशनल इक्विवेलेंट क्लासेस लेके अलग अलग क्लास में से नंबर्स लेके पुट करने हैं। सी ई के हर दो नंबर्स का डिफरेंशियल रैशनल होगा, आपको क्लियर समझ आ रहा है कि सी ई के पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन आप सी ई का मैयर फाइंड नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि आप कभी डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि सी ई के अंदर जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो रैशनल और रैशनल्स का आपस में जो रिलेशन है ये कॉम्प्लेक्स है, ये इतना क्लियर नहीं है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स बस वो नंबर हैं जो रैशनल नहीं है, ये रैशनल्स की अपनी डेफिनेशन हम नहीं दे पाते क्योंकि हमें उनके अकर करने का जो पैटर्न है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पे उसी एम्बिग्यूटी को उन्होंने यूज़ किया है और यहाँ पे जो हमने नया सेट कंस्ट्रक्ट किया है अब हमें उसकी समझ नहीं आ रही है कि इसमें पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो न्यूमरेट हो सकते हैं
या नहीं हो सकते। अगर तो न्यूमरेट हो पाते तो रैशनल, तो ये मेजरेबल हो जाता, ज़ीरो मैयर। न्यूमरेट नहीं हो पा रहे हैं तो अब ये भी नहीं कह सकते कि न्यूमरेट नहीं हो पा रहे तो इसको जो है वो इरेशनल नंबर्स के बराबर रख दें या आर के मैयर के बराबर रख दें, बल्कि हम कह रहे हैं कि हम इसका मैयर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये कितना होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये नॉन मेजरेबल सेट की पहली एग्जांपल है। और इसका नॉन मेजरेबल होना इसकी इंट्रिंसिक जो इसके पॉइंट्स की जो तरतीब है उसका ना होना है, क्योंकि असल में अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 से 1 इंटरवल के दरमियान में जो आपने सी ई सेट फॉर्म किया है, अब वो नॉन मेजरेबल सेट है, तो सी ई जो 0 से 1 इंटरवल के दरमियान में जितने सेट्स आप फॉर्म कर सकते हैं उनमें से छोटे सेट का मैयर 0 होगा, और बड़े से बड़ा सेट जो 0 1 इंटरवल पे बेस कर सकता है उसका मैयर 0 1 के होल मैयर के बराबर होगा। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है 0 से 1 मैयर के दरमियान जितने सेट्स आप 0 1 इंटरवल में से फाइंड कर सकते हैं वो बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन स्टिल जो आपने सी ई फाइंड किया है इसी सेट के अंदर लाई करता हुआ सबसेट, आप उसका मैयर नहीं बता पाएंगे कि वो कितना है। ठीक है वो 0 1 के दरमियान में कोई नंबर हो सकता था, लेकिन आप नहीं बता सकते यूनिकली कि वो क्या है, इस वजह से ये नॉन मेजरेबल हो गया। बाकी नंबर्स तो इसमें वही हैं, रियल नंबर्स जो आपने बाकी सेट्स में देखे। ओके, देयर आर जस्ट इफ देयर आर डिसजॉइंट सेट्स ऑफ रियल नंबर्स ए एंड बी for which measure of A union B is strictly less than measure of A plus measure of B, आउटर मेजर की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ऐसे सेट्स हो सकते हैं आपके पास जो आपने अभी आपने जो सी सेट की एग्जांपल देखी है, इसके बाद अब आप ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ रियल नंबर्स ए एंड बी फॉर विच ए यूनियन बी जो है इट हैज़ स्मॉलर मेजर दैन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए एंड बी। और ये बिल्कुल वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी टाइप की है, लेकिन इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, और ऐसी एक एग्जांपल आप फाइंड कर सकते हैं। और इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। एज्यूम दैट द मेजर ऑफ ए एंड बी इज द सम ऑफ द टू मेजर्स फॉर एवरी डिस्जॉइंट पेयर्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। अगर आप सपोज कर लें कि ए यूनियन बी का जो मेजर है, अच्छा यहाँ पे उसने हमेशा नहीं कहा कि ऐसा होगा, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की है उसमें हमेशा ऐसा नहीं होगा। उसने कहा है कि आप दो सेट्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिनके लिए यूनियन का मेजर छोटा हो, वरना इन जनरल तो ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू होता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि आप कोई दो सेट ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिनके लिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाए। तो वो कहता है कि आप कंडीशन से इसको प्रूव कर लेते हैं। वो कहते हैं सपोज कर लें कि ए यूनियन बी का मेजर जो है वो हमेशा जो है इनके इंडिविजुअल मेजर्स के सम के बराबर होता है हमेशा, फॉर एवरी डिस्जॉइंट पेयर ऑफ सेट्स। देन बाय वेरी डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट्स एवरी सेट मस्ट बी मेजरेबल। तो आपने तो ये आउटर मेजर की डेफिनेशन है ना, ये तो मेजर की काउंटेबल एडिटिविटी है। तो अगर तो हमेशा दो सेट्स के लिए ऐसे होना शुरू हो जाए इक्वालिटी, तो इसका तो मतलब है कि हर सेट ए और बी जो है वो तो मेजरेबल हो जाएंगे सारे के सारे बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर के। आप कहते हैं कि मेजर मेबल सेट्स होते ही तभी हैं जब उनके मेजर जो है वो इस तरह से एडिटिव हो जाए। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो हर दो सेट्स मेजरेबल हो जाएंगे, जबकि आपने अभी देखा है कि सारे सेट्स मेजरेबल नहीं होते। तो अगर सारे सेट्स मेजरेबल नहीं होते तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी ये यूनियन इसके बराबर नहीं आएगा। तो उस वक्त क्या होगा, फिर उस वक्त ऑब्वियसली यूनियन छोटा हो जाएगा। फिर यूनियन बड़ा तो नहीं हो सकता ना उन दोनों के इंडिविजुअल मेजर्स से, या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो अगर आपने कहा है कि हमेशा इक्वल नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि कभी ना कभी छोटा भी हो सकता है। तो इस वजह से ये 18 का जो प्रूफ है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट वे में होगा। अच्छा, अब उसी सेट के ज़रिए कुछ फर्दर सेट्स जो हैं वो फॉर्म करने हैं, और उनमें जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो कैंटर सेट की है और कैंटिलीवर फंक्शन है। कोशिश करते हैं बस ये जल्दी से इसको देख लें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, मज़े का एक आइटरेटिव तरीके से कंसेप्ट करना है तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा, लेकिन आपने फिर भी इसको रिवाइज़ एक बार ज़रूर करना। तो इस चैप्टर में, इस सेक्शन में वो दो क्वेश्चन उसने टारगेट किए हैं कि इज़ अ सेट हैज़, इफ़ अ सेट हैज़ मेजर 0 इज़ इट ऑल्सो काउंटेबल। तो आपने इस स्टेटमेंट का कन्वर्स देखा हुआ है। आपने देखा है कि अगर काउंटेबल सेट हो तो उसका मेजर 0 होता है, लेकिन अगर मेजर 0 हो तो क्या सेट जो है वो काउंटेबल होता है। तो यहाँ से जो है वो ये उसी स्टेटमेंट का जो है ये कन्वर्स बन जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे जो आपने देखा था जो सी ई सेट है, आपने उसको भी साबित किया था कि वो जो है वो मेजरेबल नहीं है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो काउंटेबल भी नहीं है, वो है भी अनकाउंटेबल वो सेट जो है सी ई सेट जो है।
तो यहाँ पे जो अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तो सेट काउंटेबल हो तो वो तो हमें पता है कि उसका मैयर 0 होगा, लेकिन अगर सेट का मैयर 0 हो तो क्या वो काउंटेबल होगा। तो ये उसने पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखा है जिसका उसने इस सेक्शन में आंसर करना है, और उसका आंसर जो है वो नो है। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये है कि इफ अ सेट इज़ मैयरेबल इज इट बोरल। बोरल सेट्स आपने देखा था कि वो जो ओपन सेट्स होते हैं, ओपन सेट्स की जो ओपन सेट को एज अ बेसिस इस्तेमाल करके के जो अलजबरा बनता है वो असल में बोरल अलजबरा होता है और उसके मेंबर्स बोरल सेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे रियल नंबर्स के ओपन इंटरवल्स को मैं बेसिस के तौर पे ले लूँ, सारे ओपन इंटरवल्स की एक फैमिली बना लूँ, उनके कॉम्प्लीमेंट्स लूँ, उनके यूनियंस लूँ और उनके इंटरसेक्शंस लूँ तो इससे जो मेरे पास अलजबरा बनेगा उसमें वो बोरल अलजबरा होगा और उसके सारे मेंबर्स जो हैं वो बोरल सेट्स कहलाएंगे। तो हमें ये पता है कि बोरल सेट्स मैयरेबल होते हैं क्योंकि सारे ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्स, उनके इंटरसेक्शंस मैयरेबल होते हैं, बोरल सेट्स मैयरेबल होते हैं। लेकिन क्या हर मैयरेबल सेट बोरल होता है? इसका मतलब है कोई भी सेट जो मैयरेबल है क्या वो बोरल भी होगा फिर? तो कोई सेट मैयरेबल है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो ओपन भी हो, कोई सेट मैयरेबल हो तो ज़रूरी तो नहीं वो क्लोज भी हो, हो सकता है कुछ भी ना हो वो, लेकिन स्टिल मैयरेबल हो। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके कन्वर्सेस के आंसर्स अब तक मिल चुके हैं प्रीवियस सेक्शंस में, लेकिन अब उन्हीं स्टेटमेंट्स को इसने कन्वर्स कर दिया है कि काउंटेबल का मैयर 0 है तो क्या मैयर 0 सेट काउंटेबल होना चाहिए, अगर बोरल सेट्स मैयरेबल हैं तो क्या मैयरेबल सेट्स बोरल होने चाहिए। तो इन दोनों का आंसर नो है, इन दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, चलें अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उसके लिए पहले उसको काउंटर सेट चाहिए। काउंटर सेट कैसे फॉर्म करना है, ये एक आइटरेटिव स्कीम है और उसने आइटरेशंस कैसे करनी है कि 1/3 मिडल 1/3 इंटरवल को डिलीट करना। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ये एक वर्ड बड़ा अच्छा जिसको इसको एक्सप्लेन करता है, ओपन मिडल 1/3 रिमूवल। ठीक है, ये छोटी सी स्कीम है, आपने ये आइटरेशन हर स्टेप में अप्लाई करनी है कि आपने ओपन मिडल 1/3 इंटरवल उसको रिमूव करना है। यानी कि आपने क्या करना है, एक इंटरवल आपको दिया जाएगा, आपने उस इंटरवल का 1/3 मिडल वाला ओपन इंटरवल आइडेंटिफाई करना है और उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर आपके पास उस इंटरवल के 2 हिस्से हो जाएंगे और फिर आपने उन दोनों हिस्सों को अलग अलग लेना है और फिर से उनके ओपन मिडल 1/3 पोर्शन डिलीट कर देने हैं। तो 2 से पहले एक इंटरवल है उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर 2 के जो हैं वो 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 के 8 हिस्से हो जाएंगे। सो ये काम चलता रहेगा इसी तरह, 1/3 पोर्शन आपने हर बार डिलीट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, एक क्लोज इंटरवल 0-1 से। ठीक है, तो कैंटर सेट अभी इससे फॉर्म करेंगे हम, पहले आइटरेशंस देख लें। सबसे पहले आपके पास आ गया 0-1 इंटरवल। 0-1 इंटरवल का मिडल 1/3 पोर्शन कोई बच्चा हाईलाइट कर दे, ज़रा मुझे बता दे जल्दी से कि 0-1 का मिडल 1/3 पोर्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, बताएंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास जो है वो 0 से 1 तक का, जी जी बोलें। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो मैंने 0 से 1 तक का इंटरवल हाईलाइट किया है, तो इसका इसका 1/3 फाइंड करने का मतलब ये है कि मैं ऐसे पॉइंट हाईलाइट करूं जो इसके 3 हिस्से कर रहे हैं और फिर उन 3 में से बीच वाला एक हिस्सा पिक कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं इसके 3 हिस्से करना चाह रहा हूँ 0 से 1 तक के हिस्से के सेगमेंट के, तो मेरे पास जो 3 कंपोनेंट्स बनने चाहिए वो क्या बनने चाहिए, पहला बनना चाहिए 1/3, जो टैग्स आएंगे रियल लाइन पे वो क्या आएंगे, पहले आएगा 1/3, फिर आएगा 2/3 और फिर आएगा 3/3 और 3/3 को आप 1 कह लीजिएगा। तो ये जो है मेरे मेरे रियल इंटरवल के जो हैं वो 3 हिस्से हो गए हैं। 4 पॉइंट्स ने मिल के 3 हिस्से किए हैं ना, यानी कि 0, 1/3, 2/3 और 3/3, ये 4 पॉइंट्स से और इन 4 पॉइंट्स ने मिल के 0 से 1 तक के सेगमेंट के 3 हिस्से कर दिए। उन 3 हिस्सों में से मैंने ये मिडल 1/3 जो है वो डिलीट कर देना है, ओपन वाला हिस्सा। ठीक है, तो मेरे पास 2 क्लोज इंटरवल रह जाएंगे और वो 2 क्लोज इंटरवल जो है वो ये C1 के अंदर यहाँ पे इसने दी। तो क्या आपको पहली आइटरेशन क्लियर है कि मैंने 0-1 क्लोज इंटरवल से जो कैंटर सेट के लिए पहली आइटरेशन की है वो ऐसे की है कि मिडल 1/3 इंटरवल रिमूव कर दिया, तो जो बाकी हिस्सा बच गया वो 2 क्लोज इंटरवल्स का यूनियन असल में
और वो दो क्लोज इंटरवल कौन से हैं? एक पहला पोर्शन है ये 0 से 1/3 तक का, और ये दूसरा पोर्शन है 2/3 से 1 तक का क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब है कि हर आइट्रेशन में आपको पहले से ज़्यादा क्लोज इंटरवल्स मिलेंगे और वो छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। C1 के ऊपर दोबारा से आप जब आइट्रेशन करेंगे तो फिर से आपके पास जो है वो एक हिस्सा, एक इंटरवल दो इंटरवल्स में चेंज हो जाएगा। ये दो इंटरवल जो हैं वो 0 से 1/3 तक के इंटरवल को पार्टीशन करने से मिलेंगे, और ये जो दो इंटरवल्स हैं ये 2/3 से 1 तक का जो इंटरवल है उसको पार्टीशन करने पर मिलेंगे। आप इनके टैग्स सही तरीके से बना लें तो ये इसके लिए आसान तरीका ये है कि जब आपने यहाँ पे 0 से 1/3 तक का जो इंटरवल है, जब आपने इसके 3 हिस्से दोबारा करने हैं तो आपको जिन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी असल में यही हो रहा है ना कि आपने यहाँ पे सबसे पहले 0-1 इंटरवल था, उस पर आपने जो है उसके 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। फिर जब एक हिस्से इसके फर्दर 3 हिस्से हो गए, इसके फर्दर 3 हिस्से हो गए, और जो दरमियान में पोर्शन डिलीट किया उसके फर्दर 3 हिस्से हो गए, तो ये 9 हिस्से असल में फिर से हो गए हुए हैं आपके। तो इसका मतलब है कि अगर आप 0-1 के अब नए सिरे से जब आपने करना है काम, अगर 0-1 के 9 हिस्से कर लें तो आप ये C2 के टैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो 9 हिस्से आपने कैसे करने हैं? अगेन वही बात कि आपने 0/9, 1/9, 2/9 से लेके 9/9 तक का टैग्स लगा लेने, और फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि 0 से 1/9 तक का जो हिस्सा है ये असल में आपको मिला है 0 से 1/9। असल में मैं छोटा लिखना चाह रहा हूँ तो वो बिल्कुल वो पिक्सल भी उसके नहीं काम कर रहे। 0 से 1/9, 1/9 के बाद 2/9 से लेके 2/9 से लेके 3/9 तक। 3/9 को उसने 1/3 लिख दिया है, 3/9। तो असल में सबसे पहले मैंने वो हाईलाइट किया है हिस्सा जो कि 0 से 1/3 तक का पोर्शन था। तो 0 से 1/3 तक का जो पोर्शन है ये 9 है असल में डिनोमिनेटर में, अगर आपको नज़र आ रहा है तो 0 से 1/3 तक का जो पोर्शन है वो असल में ये वाला पोर्शन है, और इसके जब 3 हिस्से आपने किए हैं फिर से तो वो असल में 1/9, 2/9 और 3/9 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। आप यूँ समझ लो कि आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इस एक के टैग को तो वो आपको तब भी मिल जाएगा। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि 1/9 और 2/9 बाकी दो पार्टीशन होनी चाहिए और 3/9 आखिरी पॉइंट है, और इसमें से आपने 1/9 से 2/9 तक का पोर्शन डिलीट कर देना है क्योंकि दैट इज़ द मिडल 1/3 पोर्शन। इसको डिलीट कर देंगे तो जो बाकी बचेंगे वो 0 से 1/9 तक का एक इंटरवल और 2/9 से 3/9 तक का एक इंटरवल। समझ आ रही है ना? ये आपको मिल जाएगा पहले इंटरवल का 1/3 डिलीट करने पर। फिर सेकेंड इंटरवल में भी यही करें, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये 6/9 से शुरू होगा और 9/9 तक जाएगा। तो जो टैग्स बनेंगे वो बनेंगे 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। समझ आ रही है कि ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे आपको, ताकि ये ना हो कि आप वो लाइन बना लें और आपको 1 घंटा लग जाए उसके टैग सेट करने के अंदर। तो अगर ये आपको समझ आ रहा है कि C2 जो है वो C1 से कैसे बनाना है, तो डेफिनेशन तो बड़ी आसान है कि ओपन मिडल 1/3 इंटरवल डिलीट कर दें, लेकिन उसके लिए आपको क्लियर एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अब जो बाकी इंटरवल बचा है उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं जब आपने 1/3 डिलीट कर दिया है। सो ये C2 पे आपके पास जो है वो जो 0-1 इंटरवल के ऊपर आपने सेकेंड आइट्रेशन की है तो वो इतना रह गया होगा जो अभी मैंने शो किया है C2 के अंदर। समझ आया आपको कैसे बना? यस सर। पॉइंट्स करेंगे चूज। अगर मैं आपसे कहूँ कि C3 बनाना है आपने अभी, तो चलें ज़रा मुझे C3 के लिए थोड़ा सा बताएं कि C3 जो है वो C3 बनाते हैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे। चलें आप लोग अपनी नोटबुक ज़रा निकालें और C3 के एंड पॉइंट ज़रा मुझे बताना शुरू करें। C3 में सबसे पहले को ये बता दें कि इंटरवल्स टोटल कितने होंगे C3 के अंदर। देखिए 2 इंटरवल इसके हो गए, क्या हो जाएंगे ना टोटल तो वैसे कितने हो जाएंगे 27 होंगे। इंटरवल्स टोटल कितने होंगे? पॉइंट्स आपने सही बताना है लेकिन इंटरवल्स कितने होंगे? कितने इंटरवल्स होंगे?
10 हो जाएंगे सर। ना, कितने नहीं सर 8 इंटरवल हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे ना। एक इंटरवल जो है जब उसके मिडल में से एक इंटरवल डिलीट करते हैं तो उसके एक इंटरवल जो है वो 2 इंटरवल्स में चेंज हो जाता है ना। तो अब जब 0-1 इंटरवल 2 में चेंज हुआ तो C1 मिला। जब C1 का हर इंटरवल 2 में चेंज हुआ तो आपको 2 इंटरवल्स के बजाय 4 इंटरवल्स मिले। अब 4 इंटरवल्स में से हर इंटरवल जब 2-2 में चेंज होगा तो आपको 4 के बजाय 8 इंटरवल्स मिलेंगे ना। मिलेंगे कितनी? 8 मिलेंगे। यस सर। समझा रही? 8 मिलेंगे ना। चलिए गुड हो गया। अब मुझे बताएं जरा कि वो एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए उन सब इंटरवल्स के। सबसे पहले आप 0-1/9 पे फोकस करें कि 0-1/9 के 3 हिस्से करने हैं। तो मैंने आसान तरीका क्या बताया कि आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो वो आज आपके पास आ जाएगा 3/27। ठीक है, ये जो 1/9 है ना ये 3/27 में चेंज हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो न्यूमरेटर वाला 3 है आपने जस्ट उसका 1 2 3 करना है, यानी कि 0 से लेके 1/27, 0 से लेके 1/27। फिर अगला इंटरवल था असल में 1/27 से लेके 2/27 तक का, जिसको डिलीट कर दिया क्योंकि वो मिडल 1/3 था। फिर Yes, तीसरा था 2/27 से शुरू हुआ, जो उसका एंड जहाँ पे ख़त्म किया था डिलीट वाला। तो 1 आएगा सर वो। आ रही है ना? 2/27 से शुरू हुआ और 3/27 पे ख़त्म हो गया। ये मैंने वो 2 इंटरवल लिखे हैं जो आपके C2 के पहले इंटरवल को जब मिडल 1/3 डिलीट करेंगे तो जो बचेगा वो ये बचेगा। ये आपके पास जो क्लोज इंटरवल हैं 2, ये C2 के पहले इंटरवल की मिडल 1/3 आइटरेशन से मिला आपको। सही हो गया। फिर इसी तरह ये काम आपने 2/9 से 1/3 तक करना है। फिर ये आपने 2/3 से 7/9 तक भी करना है। फिर 8/9 से 1 तक करना है। मुझे जस्ट आप आखिरी इंटरवल बता दें कि जो आखिरी इंटरवल से जो 2 पार्टीशंस होनी है वो मुझे बता दें आप, ताकि मुझे पता लग जाएगा। आप बीच में खुद ही फिल कर लेंगे। आखिरी 2 सब इंटरवल्स कौन से होने वाले हैं? हाँ जी, C3 के आखिरी 2 सब इंटरवल्स कौन से होंगे, यानी कि 7वां और 8वां? हाँ जी, नहीं समझ आया अभी तक? थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप तसल्ली से खुद बैठ के टैग्स लगाएं ज़्यादा सारे 0-1 के दरमियान, और हर स्टेज में मिडल 1/3 खुद ही डिलीट करें। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये समझ आ रहा है? ये हो गया जी सर 24। हाँ बिल्कुल, 24/27 से 25/27। फिर 25/27 से 26/27 जो है वो डिलीट कर देना आपने, वो मिडल 1/3 बनता होगा। और आखिरी आ जाएगा 26/27 से 27/27, जो कि 1 बन जाएगा आखिरी एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट जो है। सही है ना? ट्वेंटी सेवन बाई 27। डिलीट कौन सा किया सर? चलो जी, ये आपके पास आ गया C3 के जो है वो मैंने आपको सिर्फ आखिरी और पहले 2 इंटरवल्स बताए हैं। बीच में जो बचे हैं, कितने बच गए हैं? 8 टोटल थे, मैंने 4 बता दिए हैं, 4 रह गए। 4 आप खुद बना लें, ठीक है? तो ये आपको आइट्रेशंस करनी आ जाएंगी इस तरह से कि आपने 0-1 इंटरवल के ऊपर जब आइट्रेशंस करनी है तो आपने कैसे C1 C2 C3 C4, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है आइट्रेशंस का, और हर बार आपने मिडल 1/3 डिलीट करते चले जाना। तो इस तरह से आपको इंटरवल्स मिलते जाएंगे। समझ आ गई कैसे बनाना है? अगर मैं कहूँ कि C4 बनाएं तो तसल्ली से बैठ के तो बना तो सकते हैं ना, मैथड समझ आ गया? ठीक है जी सर। सर ये 25/27 कैसे आएंगे? 25/27 जो यहाँ पे आया ना, वो आया, मैंने आपसे कहा है कि वो इस इंटरवल की पार्टीशन है, यानी कि इस इंटरवल पे जब आपने मिडल 1/3 रिमूवल अप्लाई किया
तो उससे ये नीचे वाले 2 इंटरवल्स मिलेंगे। और इसके लिए 1/3 का तरीका क्या है कि आप इसके दोनों कंपोनेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 8/9 को भी और 1 को भी, तो ये बन जाएगा 24/27 से लेके जो है वो 3/3 को तो ज़रूरत नहीं है, तो ये जो 8/9 है ना, ये 24/27 बन जाएगा। तो ये पॉइंट लेफ्ट हैंड जो है ये 24/27 ले लें, और फिर 24 से 25 तक जाएं, 25 से 26 तक जाएं, 26 से 27 तक जाएं, तो ये 4 हिस्से हो जाएंगे, जो है 3 हिस्से हो जाएंगे 4 पॉइंट्स के ज़रिए 8/9 से लेके 1 तक के इंटरवल के। और उसमें जो है मिडल वाला 25/27 से लेके 26/27 वाला वो आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो बाकी 2 इंटरवल जो हैं वो ये आपके पास आ गए। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा चलें, अब जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको 0 से लेके 1/9 तक का जो पहला इंटरवल था, इसकी 2 बता दिए कि क्या इसको पार्टीशन कैसे होना है, आखिरी वाले का बता दिए, मिडल वाले दोनों को आपने खुद पार्टीशन करना है, और C3 के जो टोटल 8 सब इंटरवल्स बनते हैं क्लोज्ड, वो सारे आपने बना के खुद ही चेक करने हैं अपनी नोटबुक्स पे लाजमी। और ये मेथड आगे चलता जाएगा, जितने इंटरवल्स आ रहे हैं ये 27 अगली बार ये 81 पॉइंट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, C4 के लिए। तो आप खुद ही देखते जाएं कि ये कैसे सब इंटरवल्स आ रहे हैं, मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी इंटरवल के अब ये जरूर, अब 0-1 के पार्टीशन करने का मकसद ये है कि 0-1 एक छोटा इंटरवल है, नंबर इसमें सिंपल है, इसके पार्टीशन आसान है। अदरवाइज कोई भी एक यूनिट इंटरवल लेके, या किसी भी इंटरवल को यूनिट होना भी जरूरी नहीं है, किसी भी इंटरवल पे इस तरह की पार्टीशंस करके मिडल 1/3, तो उससे आप कैंटर सेट बनाया जा सकता है। अभी कैंटर सेट बना नहीं है, अभी सिर्फ आइटरेशंस करके दिखाई हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स आपको हर स्टेज पे मिल रहे हैं, अभी इनको हमने यूज़ करना है। अब ये जो आपको तरीका पता चल गया कि कैसे आपने पार्टीशन करनी है, और ये C1, C2, C3 कैसे आपने फाइन करने हैं, तो जब आपको ये बनाने आ जाएंगे तो उससे फिर आप ऑब्ज़र्व करें कि 4 इंटरवल्स हैं C2 के अंदर और 8 इंटरवल्स हैं C3 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आप 2 की बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये 2 की पावर की फॉर्म में नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट स्टेज पे प्रीवियस स्टेज का एक इंटरवल 2 में चेंज होता है। तो अगर प्रीवियस स्टेज पे 2 की पावर n सब इंटरवल्स हैं, तो नेक्स्ट स्टेज पे 2 की पावर n+1 होंगे। समझ आ रही है? तो इस वजह से उसने ऑब्जर्व किया कि C3 में जो 8 है वो असल में 2 की पावर 3 है, और C2 में जो 4 हैं वो असल में 2 की पावर 2 है। तो ये नंबर ऑफ सब इंटरवल्स का फार्मूला बना लिया कि Cn पे अगर कोई पूछे तो हम बता सकें कि Cn पे 2 की पावर n सब इंटरवल्स होंगे। सही है? तो ये सबसे पहले उसने कैंटर सेट्स जो बनाए, अभी कैंटर सेट नहीं बना, सबसे पहले जो उसने CIs बनाए हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स को ऑब्जर्व किया है कि वो असल में 2 की पावर n टाइप के होते हैं, और हर एक की जो लेंथ होती है वो असल में 1/3 की पावर n है। अब आपने लेंथ नहीं ऑब्जर्व की अभी तक, आप चेक करें कि C1 जो है, जो C1 जो ओरिजिनल इंटरवल है 0-1, और जब आप इसकी पार्टीशंस कर रहे हैं, अब मैं रेज कर दूँ जो मैंने अभी तक लिखा है ताकि रश थोड़ा कम हो, पता चले कि मैं किस स्टेप पे फोकस कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा, ओके, तो अब दूसरी ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन तो आपने ले ली ना कि C1 के अंदर जो है वो 2 की पावर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को अगर मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो हैं असल में C1 में है। यार ये लिखते वक्त जो है ना, ये बिल्कुल स्लो लिखता है। ओके, 2 की पावर 1, C1 में 2 की पावर 1 सब इंटरवल्स हैं, और C2 के अंदर 2 की पावर 2 सब इंटरवल्स हैं, C3 में 2 की पावर 3 होंगे। तो ये पैटर्न नंबर ऑफ सब इंटरवल्स का पता चल रहा है। फिर लेंथ कितनी है, C1 के अंदर हर इंटरवल की लेंथ कितनी है, आप बताएं ज़रा। C1 के अंदर हर इंटरवल की लेंथ कितनी है, चेक करके बताएं। 1/3 - 0 कितना हो गया? सर 1/3 आएगा। बिल्कुल सही। आप चाहे पहले इंटरवल में से निकाल लें 1/3 - 0, चाहे आप सेकंड सब इंटरवल में से निकाल लें 1 - 2/3, दोनों केसेस में 1/3 ही मिलता है। यानी कि C1 के हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो असल में आ जाएगी 1/3। ठीक है, फिर C2 में चेक करें। C2 में हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो है 1/9।
वो बेशक आप 1/9 पहले, हाँ 1/9 है ना, 1/9 आप पहले इंटरवल से निकालें, चाहे दूसरे से निकाल लें, तीसरे से निकालें, चाहे आखिरी में से निकालें, हर एक में से निकालें तो 1/9 ही बनता है। और 1/9 को आप 1/3 स्क्वायर भी का कह स्क्वायर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल सही। यस सर। तो इसका मतलब है कि Cn में हर इंटरवल कितनी लेंथ का होगा फिर? सर वो 1/3 पावर n। 1/3 का। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आप जनरलाइज कर सकते हैं कि Cn जो होगा उसमें 2 की पावर n सब इंटरवल्स होंगे, यानी कि Cn के अंदर जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं वो 2 की पावर n होंगे, और जो हर इंटरवल की लेंथ होगी वो 1/3 की पावर n होगी। ये बिल्कुल आप 2-3 आइट्रेशंस करके खुद ही जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं कि Cn की ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। सही हो गया। तो पहली चीज़ तो ये आ गई यहाँ पे कि Cn की ये प्रॉपर्टीज़ आपने ऑब्जर्व की। अब ये Cn को आपने Ce से कंफ्यूज नहीं करना है। जो कैपिटल C और उसके नीचे E लिखा हुआ था वो था चॉइस सेट, जो कि रैशनल इक्विवेलेंस क्लासेस में से एक एक कंपोनेंट पिक करके सेट बनाते हैं। चॉइस सेट आता है, दैट इज़ अ नॉन मेजरेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। तो वो चॉइस सेट है, वो और चीज़ है। और जो ये C आप बना रहे हैं ये C_K है और इसमें K 1 2 3 वेरी होगा। तो ये C असल में जो कैंटर सेट हमने फॉर्म करना है ये उसकी आइट्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये C कैंटर सेट के लिए, और जो वहाँ CE था वो चॉइस सेट के लिए था। आपने यहाँ पे ये दोनों अलग लगे। सो अब अभी तक जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसमें आपने जो कैंटर सेट की आइट्रेशंस की हैं उनमें हर आइट्रेशन के आप नंबर ऑफ इंटरवल्स और लेंथ बता सकते हैं। यहाँ तक का काम हो गया। अब देखें, वी कंटिन्यू दिस रिमूवल ऑपरेशन काउंटेबली मैनी टाइम्स, यानी कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतनी टाइम्स आप इसको चलाते चले जाएं। तो आपके पास एक CK की कलेक्शन आ जाएगी, K फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। फॉर एवरी K आप CK बना सकते हैं। मैं आपसे कहूँ C10 फाइंड करें तो उसमें ज़रा मुझे बताएं C10 में अगर आपने फाइंड करना कितने इंटरवल्स होंगे, हर एक की लेंथ कितनी होगी? C10 फाइंड करना है, C10 2 की पावर 10 हो जाएंगे इंटरवल। 1/3 बिल्कुल सही, 10। की पावर 10 इंटरवल्स बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना कि आपसे वो लिखने के लिए कह दिया जाए कि C10 फाइंड करें, लेकिन क्योंकि हम थ्योरी देख रहे हैं तो हमें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है। तो हम ये बता सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर के लिए ये कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, और जब C10 बनेगा तो उसमें 2 की पावर 10 इंटरवल्स होंगे और हर इंटरवल की लेंथ 1/3 की पावर 10 होगी, ठीक है। तो ये हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं उसकी। तो इस तरह से आपके पास हर नेचुरल नंबर के अगेंस्ट CK मिलेगा आपको। और ये सारे CKs का करना क्या है? कैंटर सेट बनाना है। कैंटर सेट कैसे बनेगा? फॉर एवरी K उन सारे Ks की फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, तो जो इंटरसेक्शन आपको मिलेगी एट द एंड वो सेट जो होगा वो कैंटर सेट कहलाएगा। एक्चुअली जो C कैंटर सेट है वो असल में इन सारे जो CKs हैं इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है। इन सारे CKs का जो आप फाइंड कर रहे हैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम एट द एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और वो जो इंटरसेक्शन मिलेगा हमें वो इंटरसेक्शन कैंटर सेट कहलाएगा। कि वो कैंटर सेट के पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो फॉर एवरी K CK के अंदर हर CK के अंदर आते हैं, यानी कि जो इन सब के इंटरसेक्शन में आ रहा है वो वही पॉइंट है ना जो हर CK के अंदर होगा। तो कैंटर सेट में वो पॉइंट्स हैं जो फॉर एवरी K किसी ने हर CK के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने नोट किया है कि 0-1 इंटरवल जो है उसके सारे पॉइंट्स हर CK में नहीं आते। मिसाल के तौर पे आपने 1/3 से 2/3 तक का जो इंटरवल है ओपन वो रिमूव कर दिया होगा, तो अगर मैं 1/3 और 2/3 के मिड में से एक रियल नंबर पिक करूं तो वो रियल नंबर तो C1 के अंदर भी नहीं आ रहा, तो वो कैंटर सेट में कैसे आएगा? और इसी तरह अगर मैं 1/9 से लेके 2/9 के दरमियान से एक पॉइंट पिक कर लूँ तो वो C2 में तो नहीं आएगा लेकिन वो C1 में आएगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जो मैंने अभी बताई है? यानी कि बहुत सारे रियल नंबर्स ऐसे हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये रियल नंबर्स वो होंगे जो सारे CKs में नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि CKs में आप क्या कर रहे हैं, हर अगले CK के अंदर आप पिछले CK के 1/3 इंटरवल्स रिमूव कर देते हैं, तो CK तो छोटे होते चले जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? CK जो है वो एक डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स है। ये बात क्लियर है? ये सीक्वेंस डिसेंड हो रहा है ना, क्या असेंड हो रहा है? क्या ख्याल है आप लोगों का? ये जो CKs आप फाइंड कर रहे हैं C1 C2 C3, तो इनमें से सबसे बड़े वाला सेट कौन सा है? C1 C2 C3 में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है? जल्दी से मुझे बता दें। हाँ सर जी, C1।
ओके, कोई इसमें कोई शक शुबा है किसी को, या कोई और आंसर किसी ने देना? C1 C2 C में से C1 C2 C3 में सबसे बड़ा सेट कौन सा वाला है? किसी ने कोई और आंसर देना हो तो। हाँ जी, C1 सबसे बड़ा होगा। C1 सबसे बड़ा होगा। उसकी वजह क्या है कि C1 में से चीज़ें डिलीट करके C2 आ रहा है, C2 में से चीज़ें डिलीट करके C3 आ रहा है, तो ये तो छोटे कर रहे हो ना आप सेट को। तो सेट को आप छोटा, का मतलब है आप डिसेंडिंग सीक्वेंस बना रहे हो। इसमें से ये एक डिसेंडिंग नेस्टेड सीक्वेंस बनेगा। इसमें सबसे बड़ा इंटरवल 0 1 है। 0 1 का सबसेट है C1, C1 का सबसेट है C2, C2 का सबसेट है C3, और इन सब के इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा? लिमिटिंग, आपने जो अभी मेयर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, या लिमिटिंग सेट्स की फर्स्ट चैप्टर में भी आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो इन सब के इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा? हाँ जी, मुझे आंसर नहीं मिला। जब मैंने सारे सी केस का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जिसको मैंने अभी टिक किया यहाँ पे, ये वाला, तो इस इंटरसेक्शन में कौन, देखो ना, सी केस आर डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स। इन सब के इंटरसेक्शन, सबसे पहले नेस्टेड सेट थ्योरम, जो कि बताता है कि अगर नेस्टेड सीक्वेंस क्लोज सेट्स का है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। तो ये पहली बात, नेस्टेड सीक्वेंस की, नेस्टेड जो सीक्वेंस सेट्स का थ्योरम है उसके मुताबिक ये इंटरसेक्शन कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस इंटरसेक्शन में जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी, मैंने आपसे पूछा है कि ये अगर नेस्टेड सीक्वेंस है डिसेंडिंग टाइप का, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ये 1 से इन्फिनिटी तक का इंटरसेक्शन है, इसके जवाब में क्या आएगा? एक छोटा सा जवाब है इसका। हाँ जी, कोई अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं? +2 मार्क्स के लिए, चलो +2 मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन में से। इसका जवाब देने पे, हाँ जी सर वो नॉन एम्प्टी होगा। बारी बारी, ज़्यादा लोग आंसर करेंगे सबको पीडीएफ मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बारी बारी बताएं। होगा, और उसमें मतलब डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन होगा वो। डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन होगा, ये बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं है। अगर ये एक नेस्टेड सीक्वेंस है, डिसेंडिंग सेट सीक्वेंस, वेट करिएगा बस, क्वेश्चन सही है, दोबारा ट्राई करें। फवाद कुछ बोल रहा था, मारिया आप कुछ कह रही है, क्या जवाब है? हाँ जी, ट्राई कर लें, वैसे ही तुक्का मार लें, खैर है। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अरशद, आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही सही। फराज कुछ कह रहे हैं? फराज, आपकी भी समझ नहीं आ रही है, पता नहीं ये डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी। अच्छा खैर, मारिया कुछ कहना है कि अनम्यूट जो आपका हो रहा है माइक बार बार? हाँ, चलें, नहीं किया किसी ने अटेम्प्ट अभी तक सही आंसर? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज वंस अगेन। देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सी केज आर a nested sequence of closed intervals या nested decreasing sequence of closed intervals, इनका इंटरसेक्शन बाय नेस्टेड थ्योरम हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। और इसकी इंटरसेक्शन को उसने कहा है कि द कैंटर सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सी केज, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक इंटरसेक्शन। तो मैं कह रहा हूँ कि इनके इंटरसेक्शन में होगा क्या, यानी कि सी केज अगर नेस्टेड डिसेंडिंग सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल्स का, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या चीज़ आएगी? इसका एक प्रिसाइज आंसर है। राज दोबारा, सी इन्फिनिटी, ये था छोटा सा, और ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लास प्लस हो गए फिर। तो ये सी इन्फिनिटी मैंने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया है क्लास में, हम ये बात कर रहे थे और हमने कहा था कि अगर ये नेस्टेड या अगर ये डिसेंडिंग सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस छोटा होता चला जा रहा है, और इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो सबसे छोटा होगा वो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, और ये मजीद छोटा होता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, तो सबसे छोटा जो है वो इन्फिनिटी पे आएगा। तो सी इन्फिनिटी इन सब के इंटरसेक्शन में होगा।
तो असल में जो कैंटर सेट है वो इस आइट्रेशन में आने वाला सबसे आखिरी सेट है जो इन सब के इंटरसेक्शन में होगा, यानी कि सी इन्फिनिटी में वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि हर सी के में होते हैं, और उसको आपने सी का नाम दे दिया कि जो इस सीक्वेंस की लिमिट है असल में वो, उसको आपने कहा कि दैट इज़ द कैंटर सेट। और सी इन्फिनिटी की बहुत मज़े की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको ये समझ आ गया सीक्वेंस कि कैसे चलेगा, तो फिर अब इसके इंटरसेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि अब सी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी तक आपने सी के की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सी के की लेंथ इतनी होती है, सी के में नंबर ऑफ इंटरवल्स इतने होते हैं, सी के की लेंथ इतनी होती है, ये किसी के लिए सी के की प्रॉपर्टी है। अब जब सारे सी केस का जब इंटरसेक्शन करना है आपने, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं। और वो क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको इसके इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। एक स्केच बनाते हैं, ठीक है, उस स्केच को फिर मैं फर्दर जो है वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वो सेट बनाता हूँ जो कि मेरे पास ओरिजिनल सेट है 0 1, जिसको कि हमने पार्टीशन करना शुरू करना, ठीक है। तो ये 0 वाला पॉइंट ले लिया मैंने, और ये मैंने 1 वाला पॉइंट ले लिया। तो अगर मेरे पास ये ना 0 का पता चल रहा है कि वो 0 है और ना 1 का पता चल रहा है कि वो 1 है, तो दोबारा बनाता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले 0 आइडेंटिफाई कर लिया, फिर यहाँ पे 1 आइडेंटिफाई कर लिया, ओके, ये आ गया 0 1। अब C1 बनाना है मैंने, ठीक है। अब मैं जो है ना वो एंड पॉइंट्स नहीं लिखूंगा। C1 का आपने मुझे खुद बता दिया हुआ है अभी तक कि वो मिडल 1/3 होता है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन इसके 3 एक जैसे हिस्से करने हैं हमने, और उनमें से मिडल वाला पोर्शन हमने डिलीट कर देना है। तो जो बाकी लाइन सेगमेंट रह जाएगा दैट वुड बी C1। तो क्या मैंने स्केच सही बनाया है C1 का? ये C1 ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, समझ ना आ रहा हो कि ये C1 क्या चीज़ है? हाँ, अगर आप ऊपर वाली लाइन को ही कंपेयर करते जाओ तो C1 उस लाइन का मिडल 1/3 रिमूवल वाला पोर्शन है, कि आपको मिडल में क्रॉस नज़र आ रहा है और बाकी 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं कि वो C1 में शामिल है। C2 में क्या होगा? C2 में जो C1 के जो दोनों इंटरवल्स हैं, फर्दर अगेन उनकी सब डिवीजन है कि आप फिर से जो है वो जो C1 में था मौजूद उसके 3 हिस्से कर रहे हो, और फिर से उनके मिडल 1/3 डिलीट कर रहे हो। तो क्या मैंने ये C2 बनाया है, ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो C2 में आपको नजर आ रहा है कि कितने इंटरवल्स हैं? 4 हो गए हैं। 4 लाइन सेगमेंट नजर आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि ये जी सर बिल्कुल, 4 अगर आपको कहा जाए कि आप स्केच बनाओ कैंटर सेट्स का कि कैंटर सेट असल में किस तरह का है, तो आपको पहले सी केस का समझ आना चाहिए कि सी केस असल में किस तरह का है। अब आप देख रहे हो कि 0 1 में से जो पहले आइट्रेशन में चीज़ डिलीट कर दी थी तो आगे भी शामिल तो नहीं दोबारा हो सकती ना, तो वहाँ पे भी खाली हिस्सा ही रहेगा। तो C2 फर्दर C1 का सबसेट के तौर पर नजर आ रहा है। और जब आप C3 बनाओगे तो अब मेरी लाइंस मजीद छोटी हो जाएंगी, तो इसलिए उनको बनाना भी थोड़ा सा और मुश्किल होगा। और फर्दर ये कि अगेन वो प्रीवियस वाले हर लाइन सेगमेंट के अगेन मैंने मिडल 1/3 डिलीट करना है और बाकी पोर्शन को प्लॉट करना है। तो मेरे पास जो है वो टोटल 8 लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में C3 आ जाएगा। और अब आप देख रहे हो कि कितनी स्पीड से ये सेट छोटा हो रहा है। आप देख रहे हो सिर्फ 3rd आइट्रेशन है और हमें लाइन सेगमेंट बनाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हो गए। तो कितने क्रॉस आएंगे ज़रा मुझे बताएं? सर 4 आएंगे। 4 क्रॉस आएंगे। ये 4 क्रॉस क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हमने जाके डिलीटेड सब इंटरवल्स की अलग से फैमिली बनानी है। तो उसके लिए आप ये नोट करते जाओ कि हर आइट्रेशन में डिलीट कितनी चीज़ें हो रही हैं। C1 में 1 इंटरवल डिलीट हुआ है, C2 में 2 इंटरवल डिलीट हुए हैं, C3 में 4 इंटरवल डिलीट हुए हैं, यानी कि प्रीवियस आइट्रेशन में से कितना कुछ डिलीट किया। तो ये साथ साथ वो भी देखें। तो ये C3 मैंने बना दिया। अब आप नोट कर रहे हैं कि C3 के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं लाइन सेगमेंट्स, और जो खाली हिस्सा और क्रॉस वाला हिस्सा है वो शामिल नहीं है। तो आप देख रहे हो लाइन सेगमेंट छोटे होते चले जा रहे हैं ना। तो C इन्फिनिटी पे क्या हाल होगा फिर, ज़रा कोई इमेजिन कर सकते हैं C इन्फिनिटी पे क्या हो रहा होगा? हाँ जी, गेस, C इन्फिनिटी पे क्या होगा? और वो एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी ही तो नहीं आना। अभी तो मैंने 2 नंबर किस लिए प्रपोज किए थे?
कि आपने बताना है कि सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी टाइम्स होगा, नहीं होंगे, आपने हाँ इन्फिनिटी होगा। कि इन्फिनिटी पे चीज एम्प्टी नहीं है, तो आपने बताना था कि फिर क्या है वहाँ पे, क्योंकि एम्प्टी नहीं है, नेस्टेड सीक्वेंस कि वही क्लोज इंटरवल्स का इंसेक्शन है, डिसेंडिंग नेस्टेड सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल्स का, तो एम्प्टी इंसेक्शन नहीं हो सकता। तो अब फिर है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने कहा था कि सी इन्फिनिटी में जो पॉइंट्स आएंगे ना, जो सारे सी आइज में हैं, वो असल में जो है वो इसकी लिमिट होगी और वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वो उसका ताल्लुक अगर पिछले सेट से कंपेयर करें तो किस तरह का होगा, तो उसका आंसर मैं अभी कर रहा हूँ कि ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये असल में मैंने लाइन सेगमेंट्स के अगेंस्ट लगाए हैं, कि अभी जो इनिशियल सी आइज हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि C1, C2, C3 में लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन जब आप किसी बहुत बड़े नेचुरल नंबर के अगेंस्ट जब आप इन इंटरवल्स को पार्टीशन करते चले जा रहे हो, 1/3 करते चले जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि वो इंटरवल इतने छोटे हो गए होंगे कि वो नो मोर लाइन सेगमेंट्स लगेंगे, वो बल्कि आपको पॉइंट्स ही लगेंगे। समझ आ रही है? तो इंटरवल्स नहीं रहेंगे, वो छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इन्फिनिटी पे जब आप इन लाइन सेगमेंट्स की इन्फिनिट टाइम्स 1/3 रिमूवल कर चुके होंगे, तो ये लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल छोटे होते चले जाएंगे ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सी इन्फिनिटी पे लाइन सेगमेंट बचेंगे जो सी इन्फिनिटी में शामिल करने हैं आपने, वो असल में पॉजिटिव लेंथ के नहीं होंगे, वो असल में जीरो लेंथ के छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा क्यों होगा? अच्छा, ये चीज़ आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि हर सी आई में या सी के में हर इंटरवल की लेंथ कितनी है? सी के में हर इंटरवल की लेंथ कितनी है? 1/3 है। ओके तो इन्फिनिटी पे हर इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? 1/3 पावर इन्फिनिटी सर, वो जीरो पे पहुंच कर गए। जीरो होगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि सी इन्फिनिटी पे आपको इंटरवल्स मिलेंगे जो कि लंबी लंबी लाइनें होंगी, कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे अलग अलग पॉइंट्स में, क्योंकि अगर सी इन्फिनिटी पे पॉजिटिव लेंथ की लाइन सेगमेंट्स होते तो फिर उनकी तो लेंथ पॉजिटिव आ जाती है ना, जीरो तो ना आती। आपने तो कहा है कि सी इन्फिनिटी पे 1/3 की पावर इन्फिनिटी लेंथ होगी हर सेगमेंट की, तो वो तो जीरो लेंथ बनती है। तो हर सेगमेंट जीरो लेंथ का हो चुका होगा, क्योंकि आपने उसको इतनी बार सब डिवाइड किया है, कि वो छोटे छोटे इंटरवल्स बन गए हैं, तो वो जीरो लेंथ के इंटरवल्स बन जाएंगे। तो सी इन्फिनिटी पे अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यानी कि आपको कंटिन्यूस लाइंस नहीं मिलेंगी। तो ये सी इन्फिनिटी का स्ट्रक्चर है जो कि आपको इस ग्राफ को देख के समझ आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सी इन्फिनिटी? ठीक है, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है काफ़ी सारी सी के बारे में। ये जो आखिरी सी इन्फिनिटी है ना, असल में इसको सी कह रहे हैं ना, क्योंकि ये कैंटर सेट है, तो असल में हमने सी को ही स्टडी करना है आगे। ओके चलें, अब दो ऑब्जर्वेशन जो आपने यहाँ से जो ली हैं उनको यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है लेफ्ट साइड पे। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके ये लिखा हुआ है कि द कलेक्शन सी के फ्रॉम K1 टू इन्फिनिटी पोजेसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। सी के फ्रॉम K1 टू इन्फिनिटी इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, descending sequence of closed intervals and hence non-empty and is called the Cantor set, जो इसका इंसेक्शन है। and for each k, ck is the disjoint union of two raised to the power k closed intervals each of length 1 raised to the power 3k। ये दोनों बातें हमने कर ली हुई हैं, ठीक है। अब आ गए हम प्रोपोजिशन नंबर 19 पे, जिसमें अब वो जो इन सारे सी केस की इंसेक्शन आपने ली है, जिसको कैंटर सेट कहा है, उसके बारे में बात करेगा कि कैंटर सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो जो कैंटर सेट है असल में, दैट इज़ अ क्लोज्ड सेट, अनकाउंटेबल सेट एंड हैज़ मायर ज़ीरो। तो दो बातें यहाँ से, तीन बातें पता चली। पहली बात तो ये है कि कैंटर सेट क्लोज सेट है, ओपन सेट नहीं कह सकते आप इसको, ये क्लोज सेट है असल में। उसकी वजह यह है कि ये आइसोलेटेड पॉइंट्स का यूनियन है, तो इस वजह से आइसोलेटेड पॉइंट्स क्लोज होते हैं, तो इसलिए ये क्लोज सेट है। दूसरा ये कि ये अनकाउंटेबल सेट है, इसको काउंटेबल नहीं ले सकते। तीसरी चीज़ ये कि इसका मायर ज़ीरो होगा, उसकी वजह यह है कि ये अगेन कि इसमें पॉजिटिव लेंथ के लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं, इसमें ज़ीरो लेंथ के लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसलिए इसका मायर ओवरऑल ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ कैंटर सेट की आप डिराइव कर सकते हो, जो आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से। इनका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं, चलें प्रूफ देख लेते हैं साफ। पहली दो चीज़ें तो इसने बड़ी आसानी से बता दी ना, कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो क्योंकि
जो कैंटर सेट है उसकी हर आइटरेशन क्लोज सेट्स का यूनियन है, तो इसलिए अब आपने वो सारे सेट्स क्लोज्ड होंगे और फिर जब आपने उन सब का इंटरसेक्शन करना है तो वो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है जो कि क्लोज ही रहेगा। सो कैंटर सेट इज क्लोज्ड। ये अब उसने प्रॉपर थ्योरम का रेफरेंस दे के बताया, ठीक है, वैसे उसने तुक्का नहीं है, ठीक है। Therefore C is closed. Each closed set is measurable. अब क्योंकि बोरल सेट हैं क्लोज सेट मेजरेबल होते हैं, सो C is measurable, ठीक है। तो इसलिए ये क्योंकि सारे मेजर, तो इसका मतलब है सारे C केस मेजरेबल हो गए, और क्योंकि C केस का इंस्ट्रक्शन है तो मेजरेबल सेट्स का इंस्ट्रक्शन भी मेजरेबल हो गया, सो C मेजरेबल भी हो गया, ठीक है। अब उसका मेजर कितना है? Now since each CK is disjoint union of 2 raised power k closed intervals each of length 1 raised power 3k, so the finite additivity of Lebesgue measure implies that the measure of CK equals 2 raised power 2 over 3 raised power k। कोई बता सकता है ये कैसे आया? बड़ी सिंपल डेरिवेशन है। CK का मेजर कैसे निकाला उसने? मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे। अगेन 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, आज आप लोगों को ऐसे ही मार्क्स देने हैं। CK का मेजर 2/3 पावर k कैसे आ गया? कोई कर रहा है ट्राई इसको? सर ये 2 पर k टाइम्स इनका यूनियन है ना, तो वो जो 1/3 k की लेंथ के 2/2 पर k टाइम्स है, तो वो 2/3 पर k हो जाएगा। हाँ, अगेन बात आपकी ठीक है। एक बार फिर अगेन आहिस्ता आहिस्ता। CK का मेजर, हाँ CK में क्या था? मतलब मेरे पास 2 पर k टाइम्स वो इंटरवल है जिसकी लेंथ है 1/3 पर k। हाँ उनकी जो टोटल लेंथ है वो 2/3 पर k हो जाएगी। बिल्कुल सही, 2 की पावर k इंटरवल्स हैं, यस सर। तो इंटरवल्स हैं और हर एक का मेजर क्योंकि 1/3 है, तो 1/3 और हर एक का मेजर 1/3 की पावर k है, तो 1/3 की पावर k को हम 2 रेज़ पावर k टाइम्स ऐड करेंगे तो वो 2/3 की पावर k बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। किसने दिया जवाब? ये मैं प्रॉब्लम फराज ने। ओके गुड, फराज चलो जी, दोनों पहले भी 2 नंबर तुम्हें मिले हैं जी सर, पहले भी हो। यार, तुम 100 से ज़्यादा नंबर न ले जाना, कहीं मसला हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, 4 नंबर हो गए तुम्हारे। अच्छा ठीक है, बाकी लोग तो जागते नहीं, बड़े आसान चीज़ें जैसे कि तो समझ आ जाती हैं इस तरह से। तो सी के जो है वो 2/3 इस पावर k है, अगर आप किसी भी आर्बिट्ररी सी के का मेजर फाइंड करना चाहें, ठीक है। तो अब फर्दर अब उसने ये देखना था कि सी का मेजर के बारे में बताना था। तो अगर हर सी के का मेजर जो है वो 2/3 पावर k है फॉर एवरी k, तो मेजर ऑफ सी वुड बी लेस और इक्वल टू मेजर ऑफ सी के, क्योंकि सी जो है वो सी के का सबसेट है, सी तो उनमें सबसे छोटा है ना। तो इसका मतलब है कि मेजर ऑफ सी वुड बी लेस और इक्वल टू 2/3 पावर k फॉर एवरी k। इसका मतलब है किसी भी k के लिए, क्योंकि सी सबसे छोटा सेट है, तो जब भी k फिक्स करेंगे तो जो सी के आएगा वो सी से बड़ा ही आएगा। तो इसलिए हर k के लिए जो सी के का मेजर है, सी का मेजर उससे छोटा ही आना है। तो फिर फॉर एवरी k अगर मैं 2/3 की पावर k को कैलकुलेट करूं और उसका इन्फिमम फाइंड करूं, इन्फिमम, तो फिर 2/3 क्योंकि 0 से छोटा नंबर है, ठीक है ना, सॉरी 1 से छोटा नंबर है, तो इसकी जो पावर्स हैं क्योंकि वो मज़ीद छोटी होती चली जाएंगी, जब k बढ़ता चला जाएगा तो ये नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो इस वजह से c पे आके जब सबसे छोटा नंबर मिलना है आपको, तो उस वक्त इसकी पावर आप समझ लें कि आपने इन्फिनिटी रख दी है। तो जब मैं किसी 1 से छोटे नंबर की एब्सोल्यूट जो पावर इन्फिनिटी रख दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। ये आपने शायद सीक्वेंसेस के चैप्टर में बैचलर लेवल पे पढ़ा होगा कि अगर एक नंबर 0 से 1 के दरमियान में है तो उसकी इन्फिनिट पावर जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पे वो यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब है मेजर ऑफ सी मस्ट बी 0, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका मतलब है कि पहले आपने ये बताया कि सी मेजरेबल होगा, फिर आपने ये बताया कि सी का मेजर भी 0 होगा, ठीक है। अब ये जो अगला सारा काम करना है वो ये साबित करने के लिए करना है कि सी जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। टू डू सो वी आर्ग्यू बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज सी इज, आप वही बात जो हर बार आप कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन के जरिए, आपने शो ये करना है कि सी अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए आप सपोज ये कर लेते हैं कि सी काउंटेबल है। अब देखें यहाँ से एक और चीज़ ऑब्जर्व करें कि आपने जब चेक कर लिया है कि सी का मेजर 0 है, तो आपने डायरेक्ट वहाँ से सी को काउंटेबल नहीं कहा, क्योंकि इस चैप्टर के शुरू, इस सेक्शन के शुरू में उसने क्वेश्चन रखा था
कि क्या हर ज़ीरो मैयर का सेट जो है क्या वो काउंटेबल होता है, और उसने कहा था कि नहीं ऐसा होता नहीं है, ये हमें इस सेक्शन के एंड में पता चलेगा। तो यही वजह है कि अगर सेट काउंटेबल हो तो वहाँ से तो आप कह सकते हैं कि उसका मैयर 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 मैयर का सेट आपको मिल गया है, लेकिन आप डायरेक्ट ये क्लेम नहीं कर रहे कि वो काउंटेबल है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है अभी तक। अभी आपको पता चल जाएगा। सो आपने कह तो दिया है कि C 0 मैयर का सेट है, लेकिन आपको ये नहीं क्लियर कि वो काउंटेबल होएगा या नहीं। आपने उसको प्रूव करना है कि वो अनकाउंटेबल है, तो आप सपोज कर लें कि वो काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो फिर पहले भी एक थ्योरम आ चुका है इस तरह का कि अगर काउंटेबल है तो उसकी एन्यूमरेशन की जा सकती है, यानी कि उसमें एलिमेंट्स को एक लिस्ट कर सकते हैं और उसकी एक बाइजेक्शन बन जाएगी नेचुरल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो उसकी एक एन्यूमरेशन हो जाएगी फिर अगर वो काउंटेबल है तो। सो वन ऑफ द टू डिसजॉइंट कैंटिन इंटरवल्स whose union is C1 fails to contain the point C1, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया कि आपने एन्यूमरेट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने वो जो 01 से 01 इंटरवल हाईलाइट किया था ना, उस 01 इंटरवल में जो कैंटर सेट के पॉइंट्स थे सारे, आपने उनको 0 से 1 तक जो है वो लिस्ट कर दिया, ठीक है। 0 से 1 तक आपने उसको C1 C2 C3 CN तक एंड सो ऑन आपने उसको लिस्ट कर दिया, एन्यूमरेट कर दिया आपने उसका। अब क्योंकि आपने मिडिल 1/3 पोर्शन डिलीट किया हुआ है और वो आगे किसी भी कैंटर सेट में नहीं आना, तो आगे किसी भी आइट्रेशन में नहीं आना, सो वो सबके इंस्ट्रक्शन में भी नहीं आना, कैंटर सेट में भी नहीं आना, तो इसका मतलब है कि आप एक पॉइंट C1 ऐसा फाइंड कर सकते हो जो कि आपके उस इंटरवल में नहीं है, ठीक है। सो वन ऑफ द टू डिसजॉइंट कैंटर इंटरवल्स whose union is C1, C1 में कौन से दो इंटरवल्स आते हैं आपने देखा है, वो उसमें आते हैं 0 से लेके 1/3 तक और फिर 2/3 से 3/3 तक, ठीक है। ये दो इंटरवल्स हैं डिसजॉइंट जिनका यूनियन C1 बनता है। So one of the two disjoint cantor intervals whose union is C1 fails to contain the point C1. अब ये जो C1 है स्मॉल, ये C1 असल में आपने कैंटर सेट की न्यूमरेशन का पहला पॉइंट लिया है। अब वो पहला पॉइंट अगर यहाँ पे पड़ा हो जो कि कैंटर सेट में आना है, कैंटर सेट की न्यूमरेशन में है, तो वो जो कैंटर सेट की न्यूमरेशन में है C1, वो जो कैपिटल C1 जो आइट्रेशंस का पहला सेट है उनमें से तो या पहले हिस्से में होगा या दूसरे हिस्से में होगा, दोनों में तो नहीं हो सकता ना वो, ठीक है। तो क्योंकि आपने C1 में दो सब इंटरवल्स फाइंड किए थे, तो जो कैंटर सेट का पहला एन्यूमरेशन का पॉइंट है वो उन दोनों में से या पहले में होगा या दूसरे में होगा, जाहिर बात है। दोनों में नहीं होगा ये तो नहीं हो सकता, फिर तो वो इंस्ट्रक्शन में नहीं आ सकता। तो अगर वो C1 में, अगर वो कैंटर सेट में है तो वो हर CK में है, हर CK में है तो C1 में भी है, अगर C1 में है तो C1 के दो हिस्से हैं डिसजॉइंट, तो वो दोनों में से किसी एक में होगा। तो वो कह रहा है कि from one of the two disjoint cantor intervals whose union is C1 fails to contain the point C1, तो जिसमें नहीं है ना वो C1 उसको F1 कह लें आप, सही है। इसका मतलब ये कि जिस पे मैंने क्रॉस लगाया था क्योंकि C1 उसमें नहीं था तो उसको हमने F1 कह लिया, ठीक है, और जिसमें था उसको हमने जस्ट छोड़ दिया इसी तरह। तो C1 का एक पार्ट आपने उसको F1 कह दिया, ठीक हो गया। नाउ अगेन अब इसको आगे चलाते हैं। One of the two disjoint cantor intervals in C2 whose union is F1 fails to contain the point C2, ठीक है। अब C2 जो है वो C कैंटर सेट का दूसरा एन्यूमरेशन का पॉइंट है C2। अब क्योंकि जो F1 आपने जिस हिस्से को कहा है, अब C2 के अंदर फर्दर उसकी दो पार्टीशंस करनी है, ठीक है। 1/3 रिमूवल के बाद दो हिस्से हो जाएंगे ना उसके। तो जब F1 की दो पार्टीशंस आपने जब करनी है, ठीक है, ये F1 वो हिस्सा ना जिसमें वो C1 वाला पॉइंट नहीं था। अब जब वो कह रहा है कि अब जब वो जिसमें वो X1 नहीं था उस वाले हिस्से की जब दो पार्टीशंस की हैं तो उन दोनों में से कोई एक कम से कम होगा जिसमें C2 नहीं होगा। वही बात है, C2 हर जगह तो नहीं हो सकता ना, किसी एक में होगा। अब ये भी इसके भी दो डिसजॉइंट पोर्शन बने हुए हैं, तो फिर अगर C2 इन दोनों में से इसमें अगर आ गया तो फिर इस वाले में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जिस वाले में नहीं है उसको F2 कह लें, तो यहाँ से आपको F2 मिल गया। ये F2 फिर कौन सा पॉइंट है जिसमें C2 नहीं है, F1 कौन सा पॉइंट था जिसमें F1 नहीं है, सिमिलरली F3 कौन सा वाला सेट होगा जिसमें C3 नहीं होगा, ठीक है। सो उसने ये आइट्रेशंस करके उसने F के एक फैमिली बना ली है, लेकिन बनाई इस तरह की है कि ये भी एक डिसेंडिंग सीक्वेंस होगा नेस्टेड, यानी कि F1 के दो सब इंटरवल्स में से F2 बनाया, फिर F2 के दो सब इंटरवल्स में से एक को F3 करेगा, फिर F3 के दो सब इंटरवल्स में से एक को F4 करेगा, यानी कि F1 सबसे बड़ा होगा, F1 का सबसेट F2 होगा, F2 का सबसेट F3 होगा एंड सो ऑन।
तो अब वही, और वो सारे क्लोज इंटरवल्स हैं वो। तो यहाँ से अब इस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करें तो क्या बन गया आपके पास ये आ गया कि एफ के इज क्लोज्ड फॉर एवरी के। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, एफ के प्लस वन इज कंटेन्ड इन एफ के, क्योंकि हर अगला एफ के जो है वो पिछले वाले एफ के माइनस वन के अंदर कंटेन करता है। तो इस तरह लिखने बेशक या इस तरह लिखने के एफ के प्लस वन कंटेन्ड इन एफ के। फर्दर एफ के जो है वो सी के की पार्टीशन में से लिया हुआ है, क्योंकि एफ वन सी वन में से लिया था, एफ टू सी टू में से लिया था, तो एफ के जो है वो सी के में भी कंटेन करता है। एंड फर्दर ये कि सी के डज नॉट बिलोंग टू एफ के। आपने एफ वन ऐसा लिया था जिसमें एन्यूमरेशन का सी वन पॉइंट ना हो, F2 ऐसा लिया था जिसमें एन्यूमरेशन का C2 ना हो, F3 ऐसा लिया था जिसमें एन्यूमरेशन का C3 ना हो। इन जनरल आप कह सकते हैं कि सी के जो है वो पॉइंट है जो एफ के में नहीं होगा। और फर्दर ये कि एफ के नेस्टेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ तक हो गया। नाउ फ्रॉम वन एंड द अगेन नेस्टेड सेट थ्योरम। अब क्योंकि एफ के क्लोज्ड फैमिली है नेस्टेड डिसेंडिंग सीक्वेंस की, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो ये बता रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ के इज नॉन एम्प्टी। अब देखें तकरीबन सब थ्योरम्स में मिलती जुलती लॉजिक इस्तेमाल होती है, तो आप एक बार एक दो चीज़ें गौर से पढ़ लें तो आपको वो फिर अगली चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो फिर एफ के पे वही इस्तेमाल किया लॉजिक, इसने कहता है कि एफ के डिसेंडिंग सीक्वेंस और क्लोज इंटरवल्स का नेस्टेड सेट थ्योरम कहता है कि उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। सो एफ के का जो इंटरसेक्शन एंड में आना है वो कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट आएगा। अब वो कहता है कि सपोज कर लें कि वो एक पॉइंट एक्स ले लेते हैं उसमें से, ठीक है, लेट द पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। कौन सी इंटरसेक्शन? जो एफ केस की इन्फिनिट इंटरसेक्शन ली है उसने। तो दो ऑब्जर्वेशंस ये हैं। प्रॉपर्टी टू क्या फॉलो करती है? टू ये कहती है कि एफ के सबसेट है सी के का। तो क्योंकि एफ के सबसेट है सी के का, तो सारे जो एफ केस का इंटरसेक्शन है वो सारे सी केस के इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन करेगा। सही है ना, क्योंकि एफ के इज अ सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ सी के। तो जिस तरह से सी के फैमिली बढ़ रही है, एफ के भी इसी तरह बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब ये कि अगली आइटरेशन जो आएंगी उसमें सी केज रिड्यूस होती जाएगी फैमिली, तो इधर से एफ के रिड्यूस होता जाएगा। हर स्टेज पे एफ के सी के का सबसेट ही रहेगा। तो इसलिए उनका ओवरऑल इन्फिनिट इंटरसेक्शन भी इसके ओवरऑल इन्फिनिट इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन करेगा, विच इज इक्वल टू द कैंटर सेट सी। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ के मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि तकरीबन कंक्लूड कर गई है बात को। और वो ये कि अगर तो एफ केज का इंटरसेक्शन आपने कहा है कि एम्प्टी नहीं होगा, और फर्दर ये कि एफ केज का जो इंटरसेक्शन है वो कैंटर सेट का सबसेट बन रहा है, ठीक है, और वो नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कम से कम एक पॉइंट एक्स जो है वो एफ के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, और वो बीइंग अ सबसेट ऑफ कैंटर सेट, वो कैंटर सेट का पॉइंट भी होना चाहिए। एंड देयरफॉर द पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू सी। हाउएवर सी के इज द enumeration of the set C so that x is equal to Cn। अभी उसने कैसे लिखा है? उसने कहा है कि क्योंकि आपने तो C जो कैंडिडेट सेट था उसको तो enumerate कर दिया हुआ है C1 से C इन्फिनिटी तक, ठीक है, और आपने कहा है कि जो x आपका पॉइंट है जो कि असल में एफ के इंटरसेक्शन में आ रहा है फैमिली के, तो वो भी क्योंकि C में सबसेट है C का तो उससे बिलोंग करता है, तो वो C का कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो सपोज कर लें कि वो C का nth पॉइंट बनता है, क्योंकि एन्यूमरेशन में कोई भी पॉइंट हो सकता है ना वो। तो सपोज कर लें कि C का जो nth पॉइंट है ना न्यूमरेशन का, वो असल में वो पॉइंट x है जो कि एफ के की फैमिली का है, और बीइंग द सबसेट ऑफ C आपने उसको पिक किया वहाँ से, तो वो Cn बनता है अगर वो पॉइंट, ठीक है, फॉर सम इंडेक्स। देन तो इससे क्या कंक्लूड हुआ है, क्या ओवरऑल सिचुएशन बन गई है? वो ये बन गई है कि Cn जो है वो x पॉइंट के बराबर है। x पॉइंट जो है वो बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ एफ के से, और एफ के जो है वो असल में एफ एन का सबसेट है। अब उस n के अगेंस्ट कोई एफ एन भी तो फैमिली बनी होगी ना आपके पास, जो आपने हर स्टेज पे f डिराइव किया, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि जो x है वो एफ एन से बिलोंग कर गया, ठीक है। Cn जो है x जो है वो Cn के बराबर है, और Cn जो है वो एफ एन से बिलोंग कर गया, ठीक है ना। और ये तो कंडीशन आ गई है कंडीशन 3 की, और कंडीशन 3 में क्या था कि xn जो है वो Cn से बिलोंग करता है, Cn जो है वो Fn से बिलोंग करता है, ठीक है ना। आपने कहा था कि C के एफ के से बिलोंग नहीं करता, C थर्ड कंडीशन में, और अभी आप कह रहे हैं कि n जो नंबर आ गया n, उसके लिए Cn जो है वो Fn से बिलोंग कर गया। तो अगर C के एफ के से बिलोंग नहीं करता फॉर एवरी के, तो फिर Cn को भी Fn से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसे डज नॉट बिलोंग। लेकिन Cn के लिए आपने देखा कि वो ऐसा हो गया, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है कि ये न्यूमरेशन ठीक नहीं किया आपने, C को एनुमरेट नहीं किया जा सकता।
और अगर सी को न्यूमरेट नहीं किया जा सकता तो फिर तो ये अनकाउंटेबल सेट हो गया। और ये वाहिद फर्स्ट एग्जांपल आपको मिल गई एक ऐसे सेट की जो कि अनकाउंटेबल है बट इट हैज़ मैयर ज़ीरो। और मैयर ज़ीरो होने की फिर से वही बात, उसकी वजह ये है कि इसके पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं, इसके पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं, आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, इस वजह से है भी अनकाउंटेबल होने के बावजूद उसको कोई मैयर पॉजिटिव मैयर नहीं एसोसिएट किया जा सकता, बल्कि उसको मैयर ज़ीरो ही एसोसिएट किया गया। तो ये सिंपल सा प्रूफ था कैंटर सेट की 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो थी उनका। आई होप ये समझ आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने दे दी है। समझ आ रहा है ये कैंटर सेट की प्रॉपर्टीज़ और उनका प्रूफ हो गया है, सही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा थोड़ी सी ब्रेक कर लें क्योंकि अभी मेरा बैक टू बैक प्रीवियस लेक्चर भी चल रहा था। अच्छा आपको कर लेते हैं। नहीं 1 मिनट रुकिए, बल्कि आपका तो अभी सर 5 लेक्चर है हमारा क्लास का। अच्छा आप ऐसा करें, नहीं ना करें ब्रेक, मुझे 10 मिनट और दें तो वैसे कर दूँगा टॉपिक, ताकि ना आप लोग अगले लेक्चर की तैयारी कर लें, ठीक है? चलिए ठीक है सर, वो आपको बताया था क्विज वगैरह। ठीक है। हाँ कुछ भी है तो चलें उसके टाइम मिल जाएगा। चलें बस मुझे ये कंक्लूड करना है अभी तक का काम। ओके अच्छा ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का तो ऑलरेडी पता है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब पॉइंट वाइज बढ़ने से वो फंक्शन भी इसी तरह बढ़ रहा हो और इसी तरह डिक्रीज़ करने से वो फंक्शन भी डिक्रीज़ कर रहा हो। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का आपको ऑलरेडी पता है। अभी जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो डिलीटेड इंटरवल्स आपने लिए हैं जिनको मैंने क्रॉस किया था उस फिगर में, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब हमने उन डिलीटेड इंटरवल्स के लिए भी नाम रख लेना एक फैमिली का, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना है हमने, ठीक है? सो फिर से इमेजिन कर लें कैंटर सेट्स की आइटरेशंस की थी आपने C1 C2 अप टू CK तक, इन्फिनिटी तक जाता है वैसे तो, लेकिन CK एक आर्बिट्ररी सेट है कैंटर की आइटरेशंस का, कैंटर सेट की। अब हमने कैंटिली बैक फंक्शन बनाना है उसके ऊपर, ठीक है? उसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वुड बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कंटिन्यूस फंक्शन। आप हैरान होंगे कि कंटिन्यूस कैसे हो गया, ठीक है? लेकिन अभी पहले आप उसकी एक आइटरेशन करने दें हमें, फिर पता लगेगा। इसकी डोमेन जो है वो 0 1 है, और जो है 0 पे इसकी वैल्यू जो ऑब्वियसली वो 1 पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की, वो सारी बात है 0 वाली वैल्यू से बड़ी होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन जो हुआ है। और ये डिफरेंशिएबल भी होगा, एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी फॉर ईच के। अच्छा अब कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, कहता है फॉर ईच के लेट ओ के बी द यूनियन ऑफ द 2k - 1 इंटरवल्स व्हिच हैव बीन रिमूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट k स्टेजेस, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछूं कि C1 जो था उसमें ये फर्स्ट स्टेज थी, कैंटर सेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेज थी। तो इस फर्स्ट स्टेज में जो था वो कितने इंटरवल्स आप डिलीट कर चुके थे? तो आप क्या कहेंगे, क्या आंसर है? 1 सर। है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो एक ही मिडिल थर्ड इंटरवल डिलीट किया आपने, तो वो 1 नहीं होगा वो। फिर सेकंड स्टेज पे, लेकिन आपने ये बताना है कि फ्रॉम फर्स्ट टू द करंट स्टेज कितने टोटल अब तक डिलीट हो चुके हैं, सारे बताना है। तब आपको कुछ सम भी करना पड़ेगा। अब बताएं सेकंड स्टेज पे टोटल फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज कितने इंटरवल डिलीट हो चुके हैं? एक इंटरवल डिलीट हुआ फर्स्ट स्टेज में और 2 इंटरवल डिलीट हुए हैं सेकंड स्टेज में। 3 हो गए सर, 3 हो गए सर। राइट, बिल्कुल ठीक। 3 इंटरवल डिलीट हो गए आपके ये सेकंड स्टेज में। सो ऑन कैरी ऑन। और आप बताएं अब इसी तरह कि C3 में कितने इंटरवल डिलीट हो चुके हैं C3 तक? 7 सर। 7 हो गए सर टोटल, 4 अगले और 3 ये। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने उस टाइम मेंशन किया था कि अब 4 उस वक्त डिलीट होने हैं जब आप इस वक्त C3 की आइटरेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये 4 भी शामिल कर देंगे जब आप इसमें, तो आपके पास टोटल जो है वो 7 इंटरवल्स जो है वो डिलीट हो चुके होंगे। इसी पैटर्न को अगर आप जनरलाइज करें तो जो 1 है वो असल में 2⁻1 - 1 है, 7 जो है वो असल में 2³ - 1 है, और सॉरी 3 जो है वो 2² - 1 है, 4 - 1, और इसी तरह जो 7 है वो 2³ - 1 है। सो इसी पैटर्न को जनरलाइज करेंगे अगर आप, तो जो CK होगा वो 2k - 1 है ना। आप जनरलाइज कर सकते हैं ना इस तरह के पैटर्न्स को, 2-3 टर्म्स आप इसकी जनरल टर्म बना लें खुद ही। सो जो वो ये कह रहा है कि अब CK जो इंटरवल है, जो CK आइटरेशन थी, kth आइटरेशन ऑफ द कैंटर सेट, उसमें सपोज कर लें कि OK जो है CK के अगेंस्ट OK जो है दैट इज द यूनियन ऑफ द
2 raised to the power k minus 1 intervals which have been deleted from the first stage up to the kth stage। तो ये आपके पास टोटल डिलीटेड सब इंटरवल्स की कलेक्शन बनती चली जा रही है। अगर इस तरह से इमेजिन किया जाए तो ये आपके पास जो O1 है, O1 में एक इंटरवल पड़ा हुआ है, O2 में 3 इंटरवल्स पड़े हुए हैं, क्योंकि ये OK के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ ना, और इसी तरह O3 जो है उसमें 7 इंटरवल्स पड़े हुए हैं। तब आप इमेजिन करते जाएं कि इसी तरह OK जो होगी फैमिली उसमें 2 पावर k माइनस 1 इंटरवल्स पड़े होंगे। ठीक हो गया। अब आगे यहाँ तक 10 CK इज इक्वल टू 0,1 माइनस OK। मैंने आपको बताया था टिल्डा जो है वो सेट माइनस है, तो अगर मैं डायरेक्ट CK बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 0,1 इंटरवल में से डायरेक्ट O3 माइनस करूँ, यानी कि अगर मैं 0,1 इंटरवल में से एट द सेम टाइम 8 के 8 सब इंटरवल्स माइनस कर दूं जो उस स्टेज तक माइनस होने थे, तो मेरे पास डायरेक्ट C3 नहीं आ जाएगा, बजाय इससे कि मैं पहले C1 बनाऊं, C2 बनाऊं, फिर C3 बनाऊं। तो अगर मेरे पास ऐसी कलेक्शंस के सेट पड़े हुए हैं अलग से जिनको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ ये करना है कि मैंने 0,1 में से OK माइनस करना है, तो मेरे पास डायरेक्ट CK आ जाएगा kth स्टेज का कैंटर सेट। समझ रहे हैं इस बात को? मुश्किल तो नहीं है ना ये? जाहिर बात है 0,1 में से डिलीटेड पोर्शन जो मैंने कहा है OK को मैंने डिलीटेड पोर्शन कहा है, तो अगर मैं OK 0,1 में से माइनस करूंगा तो उस स्टेज का कैंटर सेट मिल जाएगा मुझे। क्लियर है ये बात? 0,1 में से डिलीटेड सब इंटरवल्स को मैंने OK कहा है कि लेट OK विद द फैमिली ऑफ डिलीटेड सब इंटरवल्स। तो अगर मैं 0,1 में से OK माइनस करूंगा तो मेरे पास CK आ जाएगा कैंटर सेट। कैंटर सेट यही है ना कि 0,1 में से डिलीटेड पोर्शन माइनस कर दें, यानी कि 1/3 डिलीशंस जो करने थे, तो 0,1 में से वो डिलीटेड पार्ट्स माइनस किए हैं तो वो मेरे पास CK मिल जाएगा। अब इस बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं O को। हमने जिस तरह CK के इंटरसेक्शन के ज़रिए C डिफाइन किया था, हम OK के यूनियन के ज़रिए सारा डिलीटेड पोर्शन का एक इकट्ठा रीजन डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो जितने डिलीटेड पोर्शन हैं इन्फिनिटी तक की स्टेज पे, उन सब का मैं यूनियन कर देता हूँ, यानी कि O1 यूनियन O2 यूनियन O3 एंड सो ऑन। मैं सारे डिलीटेड पोर्शंस का यूनियन कर लेता हूँ, तो उस सेट को अगर मैं कह दूँ कि वो O है मेरा, ठीक है। तो डी मॉर्गन आइडेंटिटी के जरिए प्रूफ किया जा सकता है कि जो कैंटर सेट C होगा दैट वुड बी 0,1 माइनस O। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। असल में किया हमने सिर्फ यही है कि हमने डिफाइन कर दिया है सारे के सारे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन इस्तेमाल की है कि 0,1 में से डिलीटेड पोर्शन निकालने का मतलब ये है कि मुझे कैंटर सेट मिल रहा है। तो सबसे पहले CK को रिलेट किया OK के साथ, फिर उसके बाद आपने सारे OKs का यूनियन लेके O बना लिया, फिर आपने कहा है कि CKs का इंटरसेक्शन लेके C बनता है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल CKs वुड बी इक्वल टू 0,1 माइनस द यूनियन ऑफ ऑल द डिलीटेड पोर्शंस। तो वो 0,1 में से O माइनस करूँगा तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल CKs आ जाएगा मेरे पास। तो ये बाय डेफिनेशन डिराइव किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो कैंटर सेट है वो असल में 0,1 में से O माइनस कर दिया जाए डायरेक्ट अगर, तो तब भी मिल जाता है। ठीक है, यानी कि बजाय इसके कि आप पूरे चेन बनाएं सीक्वेंस की और उनकी उसकी लिमिट फाइंड करके C बना रहे हैं, आप 0,1 में से ये वाला सेट O माइनस करें तो डायरेक्ट आपको C मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक फंक्शन फाई डिफाइन करना है जिसकी डोमेन जो है वो O होगी। ठीक हो गया। अब ये जो O है विदाउट एनी सब्सक्रिप्ट, ये O असल में सारे डिलीटेड पोर्शंस का यूनियन है, यानी कि इन्फिनिटी स्टेज तक जितनी बार आपने 0,1 इंटरवल में से कुछ डिलीट किया है वो सारा कुछ O के अंदर शामिल कर दिया हमने। तो इन सारे O's केस का जो यूनियन है उसको हम O कह रहे हैं, और O को एज अ डोमेन इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फाई। सो फाई इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट O। ठीक है, फाई की डोमेन है O, तो फाई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और फाई की जो डोमेन है दैट इज O। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने फाई डिफाइन किया और इसकी रेंज ऑब्वियसली R में जा रही होगी। ठीक हो गया। वी बिगिन बाय डिफाइनिंग फाई ऑन O। सबसे पहले काम अपने ये करना है कि O पे फाई को डिफाइन करना है, उसके बाद CK पर डिफाइन करेंगे कैंटर सेट के पास। फिलहाल पहले O पे डिफाइन करना है। O पे कैसे डिफाइन करना है, फिक्स अ नेचुरल नंबर K, डिफाइन फाई ऑन CK।
डिफाइन फाई ऑन ओके, ठीक है। सबसे पहले आप कोई नेचुरल नंबर फिक्स करें, उस नेचुरल नंबर के अगेंस्ट आपको पता होगा कि ओके के अंदर क्या क्या आना है, वो ओके को हाईलाइट करें। ओके में इंटरवल्स होंगे डिसजॉइंट, ठीक है, वो सारे ओके हाईलाइट करें इंटरवल्स, उन इंटरवल्स के फाई को डिफाइन करें एज अ स्टेप फंक्शन। वो कैसे करना नीचे लिखा हुआ है, कैसे डिफाइन करना है, डिफाइन इट टू बी द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओके which is constant on each of its 2 to the power k minus 1 open सब इंटरवल्स, ठीक हो गया। यानी कि ओके के अंदर 2 to the power k minus 1 सब इंटरवल्स थे, और आपने फाई को इस तरह से डिफाइन किया है कि वो उन हर सब इंटरवल के अंदर कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगले सब इंटरवल में चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टिल हर सब इंटरवल के अंदर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करना है और टोटल उसको इतनी वैल्यूज दे देनी है। अब कैसे दे रहा है वो, फॉर एग्जांपल पहले सब इंटरवल के अंदर वैल्यू 1/2 के दे दी, दूसरे सब इंटरवल के अंदर वैल्यू 2/2 के दे दी, तीसरे सब इंटरवल के अंदर 3/3 के दे दी। तो इस तरह हर सब इंटरवल के अंदर कांस्टेंट रहते हुए इंक्रीजिंग वैल्यूज उसको देते चले जा रहे हैं। तो टोटल अगर 2k कितने सब इंटरवल से, टोटल 2k माइनस 1 सब इंटरवल से ना, तो अगर मैं 2k माइनस 1/2 की अपनी वैल्यू असाइन कर दूं तो वो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे आखिरी इंटरवल को असाइन होगी। तो फाई जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी रहेगा, और फाई ओके इंटरवल के ऊपर ओवरऑल सारे ओके के सारे सब इंटरवल्स पे इस तरह से डिफाइन भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लें कि आपने इसको O3 पे डिफाइन करना है, ठीक है। O3 में कितने सब इंटरवल्स थे, सॉरी O2 में कितने सब इंटरवल्स थे जो डिलीट किए गए थे, रिकॉल करें, बताएं। O2 के अंदर जो है वो कितने सब इंटरवल डिलीट किए गए थे, 3 से 3 सर। 30 O2 में मैंने लिखा हुआ मैंने डिलीट कर दिया इसको, हाँ ये O2। सो ये C2 है ना यहाँ पे, तो देखें ये एक पहला क्रॉस है, ये पहला सब इंटरवल C1 में डिलीट हुआ है, ये O1 है। फिर उस O1 के अंदर अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ जो क्रॉस किया, और इसको भी शामिल कर लूँ जो क्रॉस किया, तो ये 3 सब इंटरवल्स को मिला के मेरे पास O2 बनेगा, क्योंकि ये C और इसके आपने कैसे लेंगे, 9 से 9 के हिसाब से होंगे इसके नोट्स। अब आ जाए वापस उस पॉइंट के ऊपर कि आपने अगर O2 पे डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है, O2 लिख दिया मैंने साथ। O2 के अंदर 3 डिलीटेड सब इंटरवल्स थे, अब आपको उनके एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला डिलीटेड सब इंटरवल है 1/9 से 2/9, दूसरा डिलीटेड सब इंटरवल है बड़े वाला जो कि असल में प्रीवियस स्टेज में डिलीट हुआ था O1, और ये तीसरे वाला जो अगेन O2 के दौरान डिलीट हुआ। ये जो 3 सब इंटरवल्स हैं इनको आप खुद कंपेयर कीजिएगा कि ये पहला और तीसरा कंपोनेंट वो है जो C2 के दौरान डिलीट किया गया था, और ये दूसरा सब इंटरवल बड़ा है, ये वो है जो कि C1 के दौरान डिलीट किया था। इन तीनों को मिला के असल में 3 डिलीट सब इंटरवल्स बन रहे हैं O2 के अंदर, और इन 3 सब इंटरवल्स पे जो पॉइंट्स देने हैं वो क्या देने हैं, तो यहाँ देख लें ऊपर कि अगर सब इंटरवल्स 3 हैं तो टोटल जो पॉइंट्स हैं वो आप 4 के हिसाब से ले लें, क्योंकि टोटल 2k-1 सब इंटरवल्स अगर हैं तो डिनोमिनेटर में 2k रखा हुआ है, ठीक है। और पहले को 1/2 के वैल्यू दें, दूसरे को 2/2 के, और बढ़ते जाएं। तो अगर टोटल 3 सब इंटरवल्स हैं तो मैं डिनोमिनेटर में 4 रखूँगा फिर, और पहले इंटरवल को 1/4, दूसरे को 2/4 और तीसरे को 3/4। और जब आपका ये कंसेक्यूटिव आ जाए, यानी कि 3/4 का मतलब है कि डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही वैल्यू छोटा है, तो आप समझ जाएं कि आप इस आखिरी वैल्यू को अप्रोच कर गए हैं और इससे ज़्यादा आपने वैल्यूज़ नहीं देंगे। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि O2 को अगर मैं आपसे कहूँ कि फाई को डिफाइन करें ऑन द सेट O2, तो ये बड़ा आसान सा काम है कि O2 में जितने सब इंटरवल डिलीट किए गए हैं सबसे पहले उनके पीसीज, जिसमें आप पीस बाई स्टेप फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो O2 में जितने सब इंटरवल्स हैं उनको डोमेन के तौर पे पीसेस में लिखें हर पीस के अंदर, और तरतीब से रखना है जिस तरतीब से रियल लाइन में वो अपीयर होते हैं इंटरवल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में रखना है इनको पीसेस में। और फिर सबसे छोटे पीस को, सबसे पहले पीस को सबसे छोटी वैल्यू देनी है 1/4, फिर अगले पीस को 2/4, अगले पीस को 3/4, यहाँ तक के सारी वैल्यूज साइन हो जाए, ठीक है। और 4 कैसे डिसाइड किया, O2 में 3 सब इंटरवल्स हैं तो टोटल 4 रखना है डिनोमिनेटर में। तो ये सिंपल सा रूल है, आप O3 के ऊपर 5 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूँ। आप जिस तरह O2 पे आपने 5 डिफाइन किया, आप अपने होमवर्क, चलो कह लो असाइनमेंट रहने दो, असाइनमेंट मैंने कोई दी है वैसे आपको,
ये सर अभी आपने अपलोड कर दिया ना, मतलब ओके, आज शुरू में मैंने आपको अभी मैंने अपलोड किया है। हाँ ठीक है, अभी इसको सिर्फ होमवर्क ही लेने दो। आप O3 के ऊपर जो है वो फाई को डिफाइन करो, ठीक है, डिफाइन फाई ऑन O3, और अब आपने मुझे करके दिखाना ही है, ठीक है, ताकि मेरे पास चल जाए कि आपको फाई फंक्शन ओवर द फैमिली ऑफ रिलेटेड सब इंटरवल डिफाइन करना आ गया। फिर इससे आगे चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? O2 पे करके दिखाया हुआ है, आपने यही O3 पे करके दिखाना। हो जाएगा? ये सर इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। यस ठीक है, फिर यहाँ तक ठीक है, इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। अगले वीक में मैंने आपको एक क्विज़ रखना है, ठीक है, तो क्विज़ के लिए मैं आपको कंटेंट बता दूंगा, एक या दो सेक्शन, तो वो फिर आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो अभी फिलहाल आपको O3 कंसिडर करने का कहा है कि फाई ऑफ O2 बताएं, फाई डिफाइन फाई ऑन O3। ठीक हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। चलें जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अभी तक के लिए। सर जी जी, हाँ जी एसक्यूएल्स जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। सर ये पूछना चाह रहे थे कि वो फैकल्टी जी सर फैकल्टी मीटिंग हुई थी कि ऑनलाइन क्लासें चलेंगी हमारी? नहीं, अभी मीटिंग होनी है। अभी तक तो ये ऑनलाइन ही है, लेकिन अभी मीटिंग होनी है कि अगर तो ये अलाउ कर दिया कैंपसेस को फंक्शन, तो फिर हम शायद कैंपस में शुरू कर दें, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जब वो राइट करेंगे सर, एडवांस में बताएंगे। थैंक और यू आपके शायद बड़ी क्लासेस के केस में आपके शायद हमें सेक्शन बनाने पड़े, अलग अलग बुलाना पड़े, क्योंकि वो उन्होंने कहा है 50% स्ट्रेंथ ही रखनी है हमने, ठीक है ना। तो अभी वो इसीलिए पॉलिसी बना रहे हैं कि क्या हम अरेंज कर सकेंगे कि नहीं, तो अभी इंशाल्लाह आपको बता देंगे। सर। राइट सर। ओके जी, कोई बात पूछनी है और? फाइनल